हेलो बच्चों, क्या हाल है। हम लोगों ने भीष्म सीरीज में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। काफ़ी हद तक सिलेबस तुम्हारा कवर हो गया है। हालांकि फिर वही वाली बात बोलूंगा कि ज़रूरी ये है कि जो जो चीज़ें एक बार करी हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लिया जाए। मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर होगा ये एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, इसलिए जो भी सवाल कराए जा रहे होंगे आप उन सवालों को एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद चाहे तो इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और मैं खुद कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं सवालों को बहुत आखिर तक सॉल्व ना करूं, एक हिंट लेकर एक चीजों को समझकर ही बातों को समझा जाए। जरूरी यही है कि आप चीजों की प्रैक्टिस करते रहें। अभी भी कुछ समय बाकी है। कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको लगते हैं कि आपने एक बार पढ़े थे, उनके कुछ अच्छे सवाल पहले किए थे लेकिन अभी रिवाइज नहीं किया है, इसलिए जरूरी है कि आप उनको भी एक बार जरूर रिवाइज कर लें। आज हम मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर फोकस करेंगे, कुछ सवाल सरफेस केमिस्ट्री के करेंगे। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं माना जा सकता, बट फिर भी एडवांस लेवल पर सवाल हैं और वो बहुत सीधे पूछे गए। तो बिल्कुल बेसिक जो आपने सरफेस केमिस्ट्री का कर रखा है आपको उसको ही तैयार करके जाना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जहां तक बात है, सवालों का लेवल अच्छा है और कुछ चीजों से उन्होंने उसको लिंक भी किया है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ कभी कभी उसको लिंक कर देते हैं। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जनरली चाहिए होती हैं, और वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में वो आपको कभी कभी आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को यूज करके भी निकालनी पड़ सकती। तो मैं फटाफट इस बात को स्टार्ट करता हूं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, मैं जानबूझ के कुछ उस तरह के सवाल लेके आया हूं। हालांकि जेई में बहुत सारे सवाल आए होंगे, बहुत पुराने पुराने भी सवाल मैंने ढूंढे। उनको ढूंढने के बाद मैंने कोशिश की है उन सवालों की जिनके कॉन्सेप्ट को वो लगातार पूछ रहा है। तो जैसे इस सवाल के, हालांकि सवाल में कुछ खास बात नहीं है, बट फिर भी ये सवाल इसलिए लाया हूं क्योंकि इस सवाल के अंदर भी एक ऐसा इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व है जिस पर वो बहुत ज्यादा सवाल बनाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेई एडवांस लेवल पर सबसे पसंदीदा इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड ही माना जाता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रोड हो, अगर आप देखें तो मेरे पास एक सेल रिएक्शन, आप वो जानना चाहता है कि अगर ये सेल रिएक्शन है तो आप बताइए कि ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा जिसकी सेल रिएक्शन ये। तो एक चीज तो एकदम साफ समझ में आती है कि इस पूरे खेल में हमारा जो एक इलेक्ट्रोड है वो पक्का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरा एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, एनोड आप हाइड्रोजन को मान लीजिए तो एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और कैथोड अब आप समझ लीजिए। मुझे कैथोडिक रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, तो मैं तुम्हें यहां पर बताना चाह रहा हूं कि ये जो असेंबली तुम्हारे सामने दिखाई गई है, ये असेंबली एक ऐसा सेल है जिसका एनोडिक कंपार्टमेंट तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकता है, लेकिन कैथोडिक कंपार्टमेंट एक यूनिक इलेक्ट्रोड है जिसको मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, बिकॉज बहुत सारे सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे। आईआईटी ने अब तक इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड पर बहुत ज्यादा सवाल बनाए हैं, और मैंने भी अपने ही एक जेई चैलेंजर्स पीडब्ल्यू के जेई चैलेंजर्स चैनल पर इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हाल में किया भी था। तो आप चाहे तो वहां से भी उस वीडियो को, इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ये बताना चाह रहा था, जैसे ये जो मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, यानी जो जो अभी आपको सेल दिया है, अगर मैं इस सेल को ही कंस्ट्रक्ट करना चाहूं तो जितना समझ में आता है वो यही है कि आपके पास एक कंपार्टमेंट होगा, इस कंपार्टमेंट के साथ एक और कंपार्टमेंट होगा। जो कंपार्टमेंट आप ले रहे हैं वो एनोड मान लेते हैं। ये जो एनोड है इसको आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लीजिए। तो सर ये देखिए, ये आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने जोड़ा है, ये आपका सेल है, और आपने इसको जोड़ा है एक ऐसे कंपार्टमेंट के साथ जो कि कैथोड है। और वो किस तरह का कैथोड, अगर उसके बारे में बात करें तो ये एक ऐसा कैथोड है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर की रॉड यूज की गई है। साथ ही साथ किसी सिल्वर की रॉड के ऊपर आपने सिल्वर के ही किसी सॉल्ट का, इनसॉल्युबल सॉल्ट का पेस्ट लगाया है। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट मान लेते हैं, सिल्वर का कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट, AgCl, AgBr, AgI में से कुछ भी ले लिया, और आपने इसको डिप किया है। मान लीजिए अगर मैं इस सॉल्ट का नाम AgCl ले रहा हूं, तो जो मैंने इस सॉल्ट का एनायन लिया है वही एनायन मेरा इस सोल्यूशन में भी होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो असेंबली आपके सामने, ये असेंबली एक ऐसी असेंबली है जिसको आप मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। यानी ये एनोड है जो पक्का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। सो दिस इज एनोड जो कि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और जो हमारा कैथोड है वो मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड।
तो ये असेंबली एक ऐसी असेंबली दिखाई जा रही है जिसमें जो कैथोड है वो मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का है और जो एनोड है वो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा गया है। तो देखो अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुझे अब देखो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिएक्शन या किसी नॉर्मल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखनी हमें आती, लेकिन ये जो मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड होता है इसकी रिएक्शन लिखने में बच्चों को तकलीफ होती। तो मैं सबसे पहले ये सिखाना चाहता हूं कि जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड होता है उसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाती। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की खुद की अपनी रिएक्शन दो स्टेप में तैयार होती है। हालांकि दो स्टेप से मिलकर जो रिएक्शन तैयार होती है उसे नेट सेल रिएक्शन कहा जाता है। एक कैथोड रिएक्शन, एक एनोड रिएक्शन, दोनों को जोड़ा नेट सेल रिएक्शन तैयार हो गई। लेकिन इस इलेक्ट्रोड तक की खुद की अपनी इक्वेशन, यही ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी खुद की अपनी इक्वेशन दो स्टेप पे तैयार होती है। यानी अगर मैं इस इलेक्ट्रोड की बात करूं तो देखो एनोड तो बिल्कुल क्लियर है, एनोड में सर बिल्कुल बकवास मत करिएगा, एनोड बहुत क्लियर है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बहुत सीधे तरीके से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दिखाई देता है। तो एनोड एकदम साफ है, एनोड में मुझे कोई परेशानी नहीं है। कैथोड में मुझे दर्द है बिकॉज इस तरह के इलेक्ट्रोड को मैंने कभी लिखा नहीं। तो अगर मैं कैथोड की रिएक्शंस की बात करूं या रिएक्शन की बात करूं तो कैथोड मेरा एक ऐसा असेंबली दिखाई दे रही है जिसमें मेटल सॉल्ट एनायन इन्वॉल्व। तो जो भी सॉल्ट का एनायन है वही एनायन इस सॉल्यूशन में भी लिया जाएगा। सो दिस इज मेटल सॉल्ट एनायन। तो अगर मैं इस असेंबली का इस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखूं तो दो स्टेप में तैयार होता है। देखो कैसे, एक तो सबसे पहले जो सॉल्ट है उसकी सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम हमें दिखाना पड़ता है, दैट इज Ag प्लस प्लस Cl माइनस, दिस इज सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम। एंड द सेकंड इज Ag प्लस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और खुद Ag में डिपॉजिट कर रहा है। यानी अगर मैं नेट इक्वेशन इस इलेक्ट्रोड की बात करूं तो इस इलेक्ट्रोड की जो नेट इक्वेशन है बड़ी खूबसूरत इक्वेशन बनती है। AgCl सॉलिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारी इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दो इक्वेशंस को जोड़कर तो नेट सेल इक्वेशन तैयार होती है। नहीं 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 नहीं, ये मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है जिसकी खुद की इक्वेशन दो स्टेप में बनती है, एक ये और एक ये। इन दोनों को जोड़कर ही ये नेट रिएक्शन तैयार होती है इस इलेक्ट्रोड की। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो कैथोड की इक्वेशन ये, अगर मैं एनोड की बात करता हूं तो एनोड की इक्वेशन ये। और तुम जानते हो कैथोड और एनोड को जोड़कर ही नेट रिएक्शन तैयार होती है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो नेट रिएक्शन मेरे सामने बिल्कुल खूबसूरत नेट सेल रिएक्शन मेरे सामने आ जाएगी। और वो नेट सेल रिएक्शन मुझे लगता है सब लोग देख पा रहे हैं कैसे बनेगी। इन दोनों को जोड़ते इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे सर, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। दिस विल बी हाफ H2 प्लस AgCl गिव्स H प्लस प्लस Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। यानी जो नेट सेल इक्वेशन मुझे दिखाई देती है वो नेट सेल इक्वेशन ये दिखाई देती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी नेट सेल इक्वेशन होनी चाहिए। यानी नेट सेल इक्वेशन अगर ये है तो कैथोडिक कंपार्टमेंट ये होना चाहिए, एनोडिक कंपार्टमेंट ये होना चाहिए। अब आप अपना सवाल देख लीजिए, सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर मेरी नेट सेल इक्वेशन ये है, ये वही है जो अभी हमने बनाई थी, तो ये इक्वेशन तभी बनेगी जब आपका एनोड जो होगा किस तरह का दिखाई देगा। सर एनोड तो आपका पक्का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही होना चाहिए। तो इसका मतलब सर ये हुआ इस ऑप्शन को हटा दीजिए, ये ऑप्शन सही नहीं लगता। बचे तीन ऑप्शन में अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड मेरा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की अगर आप बात करें तो साफ दिखाई देता है सर AgNO3 के साथ सोल्यूशन HCl का नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी सॉल्ट आपने यूज किया है वही एनायन आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर क्या बचा सर? फिर तो यही दो ऑप्शन बचते हैं। इन दोनों में गड़बड़ यह है कि ये सर एनोड जो है हमारा वो H2/H+ का बनना चाहिए। याद है एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था तो सोल्यूशन में H+ का होना जरूरी था। सर यहां आपने KCl ले लिया, सर यहां गड़बड़ कर दी, एनोड ये नहीं हो सकता। तो सर एक ही ऑप्शन बचता है, एनोड H2/H+ का बन गया और कैथोड मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। द एनायन इज Cl-। सो दिस इज मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सॉरी गैस इलेक्ट्रोड। सो अल्टीमेटली ये हमारा एनोडिक कंपार्टमेंट बन गया और वो हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट बन गया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यही हमारा वो सेल होना चाहिए जिसकी रिएक्शन आपको ये दी गई। अब सोचिए 1985 का सवाल, उस दिन से आज तक जेई हमेशा इस सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड पर सवाल बनाता चला आ रहा है, हमेशा हमेशा बनाता चला आ रहा है। तो इसलिए मेरा सजेशन यह है कि इसको हर हालत में एक बार जरूर पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे रिलेट होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अभी इस बारे में और डिटेल में भी बात करते हैं।
अब दूसरा जो सवाल फिर इंपॉर्टेंट लगता है वो सवाल है हमारा सोल्यूशन। कई बार सवाल पूछा जाता है कि फलाना सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या फलाना सॉल्ट की मोल्टन स्टेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो बताइए एनोड पर कौन भागेगा, कैथोड पर कौन भागेगा। तो देखिए बड़ा सीधा है, तुम सब समझते हो, चीजें आसान है और हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बड़ा क्लियर है। अगर मान लीजिए आपका कोई सॉल्ट मोल्टन स्टेट में, बात समझिएगा, मोल्टन स्टेट में एक सॉल्ट है जिसमें आपने दो डंडे लटका के इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप समझिए। सेल अगर अपने आप काम कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस है, यानी सेल कह रहा है भाई ऐसा है तुम टॉर्च लेके खड़े रहो, हम टॉर्च जलाते रहेंगे। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, यानी सेल तब तक काम करेगा जब तक वो कर सकता है, जब उसका काम करना बंद हो जाएगा रिएक्शन बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस वो जबरदस्ती का प्रोसेस है जो हम करते हैं, आप समझिए, करंट हम पास करते हैं, अंदर वो होता है जो होना है, जो 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 नहीं भी होता वो भी कराया जा सकता है। यानी अगर आप करंट पास कर रहे हैं तो जो कैथोड पर नहीं भी आना चाहता है उसको भी कैथोड पर आना पड़ेगा, जो एनोड पर नहीं भी आना चाहता है, जो ऑक्सीडाइज नहीं भी होना चाहता है उसको भी ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस का वो प्रोसेस होता है जो कि जबरदस्ती का प्रोसेस है, करंट पास करके आप ये काम अंजाम देते हैं। अब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई सॉल्ट मोल्टन स्टेट में और आपने करंट पास कर दी, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं, मान लीजिए आपने ऐसे ही कंपार्टमेंट ले लिया, एक ऐसे सीधा सा कोई कंपार्टमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसके अंदर आपने ये कैथोड एनोड लटकाए और आपने एक सोल्यूशन, एक सॉल्ट ले लिया, मान लीजिए ये मोल्टन सॉल्ट, ऐसे ही ले लेते हैं, सपोज दिस इज मोल्टन, कुछ भी ले लेते हैं यार, PbBr2 ले लेते हैं, चलिए ठीक, ये मोल्टन PbBr2, ठीक। अब वो जानना चाहता है कि बताइए अगर मैं करंट पास करता हूं तो कैथोड पर कौन आएगा, एनोड पे कौन आएगा। तो सपोज ऐसे मान लेते हैं, सर ये आपका मान लीजिए कैथोड है, वो बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा, मान लीजिए ये हमारा कैथोड है और एक हमने मान लीजिए एनोड ले लिया, मान लीजिए ये मेरा एनोड है, दैट डिपेंड्स ऑन द बैटरी, जो आपने बैटरी कनेक्ट की है वो डिसाइड करेगी कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है। तो अब आपसे एक आ जाए, बताइए मोल्टन PbBr2 में इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करेंगे तो क्या हो। तो देखिए बड़ा आसान सी कहानी है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कुछ कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड की तरफ भागने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि वो रिड्यूस होना चाहते हैं, और जो एनायंस होते हैं वो एनोड की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं या वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि अगर मोल्टन है तो ऐसे में कोई कंपटीशन नहीं, आप समझिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी जो हमारे स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं उनमें कौन कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो स्पीशीज इन्वॉल्व, कौन कौन सी स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, सर स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक तो आपका PB, और क्या इन्वॉल्व हो सकता है, एक सर आपका Br-, और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि सर ये मोल्टन है और तो कुछ है ही नहीं, एक्वस होता तो कुछ और भी दिखता, सर ये तो मोल्टन है। ऐसे में होगा क्या कि सर कोई कंपटीशन नहीं है, बिना किसी कंपटीशन के जब आप करंट पास करेंगे तो आप समझ लीजिएगा किसी तरह की कोई लोचा नहीं है, Pb2+ बेचारा मजबूर है, वही रिड्यूस होने वाला है कैथोड पर, कोई कंपटीशन नहीं, और एनोड पर भी कोई कंपटीशन नहीं है, जो आपका Br- है वही Br- ऑक्सीडाइज होने वाला है एनोड पर। यानी कहने का, इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब मोल्टन सॉल्ट लिया जाता है तब कैथोड एनोड पर भाग दौड़ का कोई लॉजिक नहीं बनता, एक ही है, वही दौड़ेगा, वही बेचारा जाके जमेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन जब सॉल्यूशन लिया जाता है, जब एक्वस फेज लिया जाता है और तब करंट पास की जाती है डंडे लटकाकर, ऐसे में सर कंपटीशन पैदा होता है और उस कंपटीशन में कौन जीता ये डिसाइड करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को क्या कह रहा हूं, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कंपटीशन में कौन जीतेगा ये डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ी सी अकल लगानी पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इन्होंने इस सवाल में पूछा है कि मेरे पास एक सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, मैंने कहा अरे यार गड़बड़ हो गई। अगर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास अब कंपटीशन है। क्या कंपटीशन होगा मैं समझता हूं। अब मान लीजिए आपने सोडियम सल्फेट ले लिया, मान लीजिए ये सोडियम सल्फेट, अब आपने सोडियम सल्फेट एक्वस लिया और आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर आपको क्या दिखेगा और एनोड पर आपको क्या दिखेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आप Na2SO4 ले रहे हैं तो जो पॉसिबिलिटीज समझ में आती हैं मुझे, वो पॉसिबिलिटीज सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। तो पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं, सबसे पहले अगर मैं उनकी बात करूं तो जो स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सर एक तो सॉल्ट से जो डिराइव आयंस है Na+ हो सकता है,
एक आपका जो सॉल्ट से डिराइव आयन है सल्फेट हो सकता है, एक सर पानी हो सकता है, एक सर पानी से आने वाला H+ और एक सर पानी से आने वाला OH-, कुछ भी हो सकता है। सर ये सब कुछ सोल्यूशन के अंदर पड़ा है, दौड़ भाग होगी, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। अब कंपटीशन पैदा होता, यानी मेरे कहने का मतलब है अगर मोल्टन सिचुएशन होती तो कैथोड से आने कैथोड और एनोड पर जो सॉल्ट्स के एनायंस कैटायंस है वही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते। लेकिन जब आपके पास सोल्यूशन होता है तो पानी भी और पानी के आने वाले आयंस H और OH- भी इन्वॉल्व हो सकते हैं रिएक्शन में, ऐसे में कंपटीशन आए। अच्छा, अब मैं एनोडिक कैथोडिक पॉसिबिलिटी की बात करता हूं। ठीक, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं कैथोडिक पॉसिबिलिटी की बात करता हूं। तो कैथोडिक पॉसिबिलिटी क्या कहती, अब आप समझिएगा, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, हो क्या रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब सोचो कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, अब आपका सोल्यूशन है सर, अगर सोल्यूशन है तो कैथोड पर रिडक्शन होगा, और अगर रिडक्शन होगा तो किस किस का होगा ये सोच लेते हैं। सर एक तो Na+ है, अरे कोई कैटायन का ही तो होगा ना सर, तो Na+ रिड्यूस कर जाएगा। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी है, चलिए बहुत बढ़िया सर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी में क्या बुराई है। एक पॉसिबिलिटी कैटायन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हो सकती है। चलिए सर और कोई पॉसिबिलिटी, हाँ ये H+ भी रिड्यूस हो सकता है। अरे भाई H+ भी तो पढ़े, एक्वस मीडियम है, पानी भी तो होगा सर, वो रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस डेवलप कर सकता है, जनरेट कर सकता है कैथोड पर। चलिए ठीक, एक और पॉसिबिलिटी और ये यूनिक, H2O भी तो रिड्यूस कर सकता है सर, और H2O के रिडक्शन से अगर आप देखें तो सर ये रिएक्शन भी वो प्रोसीड कर सकता है। अगर थोड़ा सही से बैलेंस कर लिया जाए तो मुझे लगता है ये आ जाएगा आपका बैलेंस इक्वेशन। सर ये भी हो सकता है सर, H2O का भी रिडक्शन हो सकता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि H2O का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो -0.83 वोल्ट होता है। ये सब लोग इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चलिए ठीक है सर, अगर आप चाहें तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं, जैसा दिल करे कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत दुनिया जानती है सोडियम माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है, इसके रिडक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, तो सर सोडियम नहीं रिड्यूस करेगा। अरे पहले तो कर रहा था, अरे सर पहले मोल्टन था ना, समझिए बात को, पहले कोई कंपटीशन ही नहीं था, हम ही है, हम ही को जाना पड़ेगा। अब कंपटीशन है, कौन जीतेगा ये रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड करेगा। ऐसे में अगर दिखाई दिया जाए तो सर Na+ के रिडक्शन के चांसेस तो नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेग्लिजिबल माना जाता है, इट इज -2.7। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप E0 की बात करते हैं तो इसका E0 -2.7 वोल्ट के आसपास आता है, और ऐसे में इतना घटिया रिडक्शन पोटेंशियल जिस आदमी का है, उस आदमी से आप ये उम्मीद करें कि वो रिड्यूस कर जाएगा कैथोड पर, सवाल ही नहीं उठता। यानी सर एक पॉसिबिलिटी को हटा देते हैं। चलिए ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी पे आते हैं। अरे सर छोड़िए ना, किसको रिड्यूस कर रहे हैं आप? मैंने कहा H+ को, कह रहा है सर कौन से H+ को? मैंने कहा पानी से आ रहा है। कह रहा है सर कैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम पानी को तो पानी रहने दीजिए। पानी से आने वाले H+ नॉर्मल टेम्परेचर पर तो 10⁻⁷ के आसपास होते हैं सर। इतने घटिया कम H+ को क्या रिड्यूस करना, क्या उनके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? अरे सर इसको भी हटा दीजिए, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज नेग्लिजिबल। छोड़िए इस बात को, फिर कौन बचा? अरे सर पानी तो है, पानी में कोई कमी नहीं है सर, पानी तो भरा पड़ा है, और ऐसे में पानी के ही रिडक्शन की संभावनाएं बनती हैं। और अगर पानी के ही रिडक्शन की संभावनाएं बनती हैं तो कैथोड पर तो नो डाउट हाइड्रोजन गैस ही उछल कूद कर रही होगी। बिल्कुल सही, क्लियर है ये? अच्छा, अब आते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या हो रहा होगा? सर एनोड पर भी ऑक्सीडेशन की संभावनाएं हैं, और एनोड पर ऑक्सीडेशन की अगर संभावनाओं को लिया जाए तो जो मुझे समझ में आता है वो ये कि सर जो भी लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं उनमें से जो जो आदमी मुझे समझ में आते हैं वो ये, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सर सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सल्फेट के ऑक्सीडेशन की संभावना है। दूसरी पॉसिबिलिटी है OH- का ऑक्सीडेशन हो, चलिए ये भी पॉसिबल है। और तीसरी मजेदार बात यह है, पानी खुद भी ऑक्सीडाइज हो सकता है भाई साहब, और पानी अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये O2 बनाएगा। यानी पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अगर देखी जाए तो ये पानी के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। और मजे बात यह है कि इस रिएक्शन का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल E0 RP देखूं तो इस रिएक्शन का E0 RP जो होता है वो 1.23 वोल्ट के आसपास होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप वाटर को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड वो -1.23 होगा।
बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब आते हैं इन तीनों में कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए सर, फिर वही वाली बात है, ज्यादा दिमाग मत लगवाइए, बिल्कुल साफ समझ में आता है। सल्फेट एक मोटा तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन है सर, मोटा तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन। वो कहेगा ऐसी की तैसी ऑक्सीडेशन की मैं तो नहीं आता, किसी और को जाना चला जाए। OH माइनस क्या बोलेगा, हम तो ना के बराबर हैं, पानी से आते हैं, पानी से आने वाले OH माइनस होते ही कितने हैं, हमें क्या तुम ऑक्सीडाइज कर पाओगे। इसकी भी नंबर कट गई। सिर्फ कौन बचा सर, बचा वाटर जो ऑक्सीडाइज होगा, और इस वाटर के ऑक्सीडेशन से कौन सी गैस एनोड पर लिबरेट होगी, O2। यानी जो बात समझ में आती है वो ये कि सोडियम सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैटायन एनायन सॉल्ट से डिराइव हो रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एनोड कैथोड पर संभावनाएं नेग्लिजिबल है। वाटर ही कैथोड पर रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस, और वाटर ही एनोड पर ऑक्सीडाइज करके O2 गैस लिबरेट कर रहा होगा। समझिए, ये इंपॉर्टेंट, मतलब आप समझिए इस बात को, जनरली बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो मेरा सजेशन है, पानी की ये दोनों रिएक्शंस जो तुम्हारे सामने लिखी हैं, एक रिडक्शन वाली और एक ऑक्सीडेशन वाली, पानी की इन दोनों ही रिएक्शंस को याद कर लिया जाए, साथ ही साथ इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को याद कर लिया जाए, और ताकि कभी भी कोई ऐसा सवाल बने जिसको हम ना समझ पा रहे हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, शायद उससे और क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए वो मुझसे कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करिए आप एक्वस NaBr की, मान लीजिए ऐसे ही ले लेता हूं, एक्वस NaBr की आप इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल करके दिखाते हैं आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्वस NaBr लेंगे तो सबसे पहले तो हम अब स्पीशीज जो जो इन्वॉल्व हो सकती हैं उनको लिख लेते हैं। स्पीशीज प्रेजेंट, बल्कि स्पीशीज प्रेजेंट लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट होंगी इनके बारे में बात करते हैं। तो स्पीशीज प्रेजेंट कौन कौन सी होंगी स्पीशीज में? सर देखिए, NaBr ले रहे हैं तो एक तो Na+ होगा ही होगा, एक सॉल्ट से डिराइव एनायन Br होगा, एक पानी का H+ होगा, पानी का OH- होगा। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और पानी तो पानी है, पानी तो होगा ही सर। अब क्या करें सर? देखिए ऐसा है, कैथोडिक पॉसिबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो कैथोडिक पॉसिबिलिटी में रिडक्शन देखने को मिलता है। किस किस के रिडक्शन की संभावनाएं होती हैं ये सारी दुनिया जानती है। रिडक्शन की संभावनाओं में Na+ रिड्यूस करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, लल्लू समझते हो। Na+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अभी बात हुई थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -2.7 होता। इतने घटिया आदमी से उम्मीद करते हैं कि वो रिड्यूस करेगा, सवाल ही नहीं उठता। चलिए खैर, फिर भी पॉसिबिलिटीज की बात है तो लिखते हैं H+ इलेक्ट्रॉन्स लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसका जो E0 Rp है हम सब जानते हैं वो 0 ही होता है। हालांकि बड़ा क्लियर है, तीसरा जो चांस बनता है सर वो वाटर का बनता है। पानी के बारे में बात हुई थी, पानी अभी बात कर चुका है, रिड्यूस होकर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि पानी रिड्यूस कर जाए। चलिए ठीक है सर, अगर ऐसा है तो पानी के रिडक्शन की संभावनाएं बनती हैं, और ऐसे में जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अभी आपने बताया था, इट वाज -0.83 वोल्ट। अब आप बताइए, पॉसिबिलिटीज तो हैं लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर? एक्चुअली कौन क्या करने वाला है? तो सर पॉसिबिलिटीज हैं लेकिन एक्चुअली ये कि सोडियम से उम्मीद मत करिएगा, H+ ना के बराबर है, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम H2O, दे आर कमिंग फ्रॉम H2O, और H2O से आने वाले H+ तो नेग्लिजिबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर, आज भी एक आदमी सर उठाएगा और वो पानी होगा, यानी कैथोड पर आज भी आपको कौन उछलता हुआ नजर आएगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है ये। अच्छा, एनोड पर आते हैं। एनोड पर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो एनोड पर पॉसिबिलिटीज में क्या क्या है पहले तो वो देखते हैं, और फिर जो जीतेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जिसमें शायद OH- इन्वॉल्व हो, तो चलिए OH- का ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। नहीं सर हटाइए सर, मजा नहीं आया, क्योंकि OH- तो पानी से आएगा सर, पानी से आने वाले OH तो वैसे ही नेग्लिजिबल होंगे, हटा दीजिए। चलिए ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है सर Br- की। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, Br- तो सॉल्ट से आया, भर भर के आया होगा, Br- पक्का ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सर क्या करा जाएगा? चलिए ठीक है, एक पॉसिबिलिटी पानी के ऑक्सीडेशन की आती है, अभी बात हुई थी, पानी ऑक्सीडाइज कर O2 गैस लिबरेट कर सकता है। बात तो आपकी ठीक है, पानी के ऑक्सीडेशन की संभावनाएं आती हैं, लेकिन आपने यह भी बताया था कि इसका जो E0 होता है रिडक्शन पोटेंशियल इस रिएक्शन का, वो होता है 1.23 वोल्ट। यानी अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा -1.23 वोल्ट। बिल्कुल सही। और अगर आप ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो -1.08 वोल्ट होता है।
अब आप साफ देख रहे हैं इनमें से बड़ा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है। पानी में OH माइनस ना के बराबर थे, उसको कैंसिल कर दिया। इन दोनों को देखें तो इन दोनों में सर पानी के ऑक्सीडेशन का स्टैंडर्ड, इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23 है। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.08 है। सर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है सर। बहुत बड़ा क्लियर हो गया कि ये वाला आदमी जीतेगा और पानी हारेगा। यानी देखा जाए तो एनोड पर ब्रोमीन उछलती हुई नजर आएगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन ये पता हो कि वाटर भी सर उठाता है, एनोड पर भी भागता है, कैथोड पर भी भागता है, और एक्सेस में होने की वजह से इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एनायन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी हो, वो भी जीत सकता है अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा। क्लियर? समझ पा रहे हो बात को? तो जो हमारा सवाल था, अगर मैं सवाल की बात करूं तो मुझे लगता है कि हमारा सोडियम सल्फेट था, तो बात हो चुकी है। सोडियम से तो उम्मीद मत करिएगा, कैथोड पर पानी का ही रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलिए कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो सर ये तो वैसे ही सारे ऑप्शन गलत हो गए, हमें तो ऐसे दिखाई देता है हमारा ए ऑप्शन सही। एनोड का जहां तक सवाल है, दुनिया जानती है सर एनोड पर सल्फेट आएगा, सवाल ही नहीं उठता। सल्फेट मोटा तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन कहेगा, ऐसी की तैसी मैं तो नहीं करता ऑक्सीडाइज। कौन करेगा? वाटर करेगा, और वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनेगी, यानी H2 बनेगा कैथोड पर वाटर के रिडक्शन से, और O2 बनेगा एनोड पर वाटर के ही ऑक्सीडेशन से। सर सोडियम सल्फेट में ना सोडियम का कुछ होने वाला ना सल्फेट का कुछ होने वाला। क्लियर है? इसलिए आंसर शुड बी ए। चलिए और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की बात चल रही है और इस बारे में बात ना हो, तुम कहोगे सर ये तो सर बड़े सीधे सीधे फैराडेज लॉ के सवाल आप ले आए, क्या आपको भी कोई और सवाल नहीं मिला? क्या बेकार टाइम पास कर रहे हैं? देखो ऐसा फिर वही है, पर्पस ये नहीं है कि तुमको सवाल मुश्किल कराने हैं, या पर्पस तो मुश्किल क्या है, कोई भी सवाल रट रटा के करा दूंगा, उसमें क्या है? 2-4 घंटे अपना पढ़ा, रटा, घोटा और घोट क्या किया, तुम्हें बुड़ेल दिया, हो गया सवाल तैयार ना। पर्पस ये नहीं है, पर्पस ये है कि आप सवालों को समझने की कोशिश करिए कि जेई के एडवांस का पैटर्न किस तरह का चलता है। जेई के एडवांस वाला सवाल पूछते वक्त आपसे किस किस तरह की उम्मीद करता है, तो मुझे लगता है ये मुश्किल नहीं है, समझा जा सकता है। ये सवाल भी लाने का एक खास वजह है। इस सवाल में देखो, देखकर ऐसा लगता है कि आप इसके अंदर W इज इक्वल टू EIT ZIT पढ़ाना फलाना, जो भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फैराडे का थर्ड लॉ, बीस लॉ, जितने भी लॉस ने बनाए, उन लॉस को यूज करके आप कुछ कुछ कर सकते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोलारिटी वगैरह, कितने मोल उसके रिड्यूस कर जाएंगे निकल के वगैरह वगैरह, मतलब मैं अकल लगाऊं तो मैं फैराडेज लॉ को यूज करके ये काम कर सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूं, उसको समझने की कोशिश करना और फिर उसको इससे लिंक करने की कोशिश करना, जरा समझना। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहा हूं, ऐसी मैं ऐसे समझाने की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहा हूं कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स का कोई लेना देना नहीं है, रिएक्शन में इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व नहीं। चलिए ठीक है सर, आप जैसा कहते हैं वैसे कर लेंगे। अब इससे क्या होगा, तो ये तो बात हो चुकी है। यानी अगर आप कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने एक बर्तन ले लिया है, बर्तन में आपने 2 डंडे लटका दिए जो कि इनर्ट है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, और इसके अंदर आपने एक्वस कॉपर सल्फेट भर दिया। बहुत बढ़िया सर, अगर आपने कॉपर सल्फेट एक्वस ले लिया जिसके आप इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया जो कि इनर्ट, तो ऐसे में सर इलेक्ट्रोलिसिस का आंसर क्या बनेगा? तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, कैथोड पर क्या हो सकता है पहले वो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, और फिर एनोड पर हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। सब लोग इस बात को समझेंगे सर कैथोड पर पानी आता है, पानी आ सकता और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, तुम समझ रहे होगे। सर ऐसे करके ये इक्वेशन कुछ बनती है, लेकिन सर इसके बारे में आपने बताया था जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल था वो आपने -0.83 बताया। चलिए ठीक, और क्या पॉसिबिलिटी है सर? एक पॉसिबिलिटी और है, लिख तो दीजिए, इसमें भी क्या शर्माना, ये लिख देते हैं। लेकिन सर अब शर्माने वाली बात नहीं है सर, ये तो बेईमानी है सर, इसको तो क्यों लिखते हैं आप? H+ तो पानी से आता है और पानी से आने वाले H+ तो वैसे ही नेग्लिजिबल होते हैं, तो ये तो लिखते नहीं तो भी काम चल जाता। और तीसरी पॉसिबिलिटी है सर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर +2 भी तो होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में रिड्यूस कर सकता है। और मजे की बात क्या है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड है वो प्लस में 0.34 वोल्ट है,
ओहो, प्लस में 0.34 तो जीत गया सर, ये जीत गया। और अगर ये जीत गया तो ऐसे में पक्का ये ऑप्शन भी कट गया, सिर्फ एक ऑप्शन तैयार हुआ वो ये। यानी एक चीज क्लियर है कि कैथोड पर कौन आ रहा है, कॉपर, यानी कैथोड पर मेरा कॉपर डिपॉजिट करने वाला है। चलिए ठीक है, एनोड पर कौन आएगा? सर एनोड का मत पूछिए सर, बहुत आसान। इसलिए आसान है क्योंकि एनोड पर तो सर दो चार कॉम्पिटिशन जो मुझे दिखाई देते हैं, उनमें सर एक आदमी बहुत गंदा है, वो है सल्फेट। आप पहले ही बता चुके हैं, मोटा तगड़ा रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, क्या ऐसी तैसी। अगर कोई और हो तो चला जाए, बिल्कुल मजबूरी हो गई तो मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, वरना कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। चलिए ठीक है, और क्या बचा सर? एक पॉसिबिलिटी OH माइनस की है, हटा दीजिए सर। पानी से आने वाले OH माइनस होते ही कितने हैं? फिर एक पॉसिबिलिटी बचती है, वो आती है पानी। यानी पानी के ऑक्सीडेशन की संभावनाएं बनती हैं, और पानी ऑक्सीडाइज करके क्या देता है? O2। तो आप इस रिएक्शन को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। ये आपका, और अभी बात हुई भी थी हमारी कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 1.23, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.23 वोल्ट। क्लियर? कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है सर, यहां तो बड़ी सीधी सी बात है। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये हट गया, ये भी हट गया सर, ये जीत गया। यानी अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ ऑक्सीडाइज करूं तो जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि एनोड पर O2 गैस और कैथोड पर कॉपर बनेगा, यानी दिस विल बी एट कैथोड, ये फाइनली कैथोड पर आएगा, और ये आएगा मेरा एनोड पर। चलिए ठीक, क्या टाइम पास कर रहे हैं? अभी तो आपने बताया था कुछ काम की बात करिए। काम की बात यह है कि अगर यही इलेक्ट्रोड्स इनर्ट ना होकर यही कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होते, उस केस में इस इलेक्ट्रोलिसिस का नाम अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस होती, जिसमें इलेक्ट्रोड्स खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। दैट इलेक्ट्रोलिसिस नोन एज अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि सर सेम सवाल अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। क्या सवाल है? इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ही करना चाहता हूं ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट की, जो कि अभी की थी, लेकिन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। यानी अब मैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करने वाला हूं, और अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो क्या होगा? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये सर बर्तन है, इसमें कॉपर के डंडे लटका दिए और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। यानी दिस इज अगेन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस, and both the electrodes are of copper electrode. Now this is attackable electrolysis. कैसे? अब जरा इन्वॉल्व करते हैं रिएक्शंस को। सर देखिए, फिर आप कैथोड पर चलिए, जरा बात करते हैं। चलिए कैथोड की पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। जब आप कैथोड पे जाएंगे तो क्या लगता है? अरे लगता क्या है यार, एक तो कॉपर +2 है ही, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट होगा। अभी तो बात हुई थी बार बार क्या करना सर, कैथोड का तो अभी आपने बताया था, कॉपर के अलावा और कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता सर, कैथोड ही पर कॉपर +2 जमेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप एनोडिक बात करते हैं तो क्या हो? तो एनोडिक पॉसिबिलिटी में सर एक पॉसिबिलिटी थी, अभी हमारी बात हुई थी, सल्फेट मुंह उठाएगा, सर इसका मुंह तोड़ दीजिएगा। OH माइनस पानी वाला मुंह उठाएगा, सर इसका मुंह दबा दीजिएगा। और अब अगर हमारा पानी मुंह उठाएगा तो पानी के मुंह उठाने से सर O2 गैस बनेगी, यह आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ये लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, जैसे करना वैसे कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपने बताया था कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23 वोल्ट था। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो -1.23 था। लेकिन सर एक और चांसेस हैं, वो क्या है सर? जो इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड, वो भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है कॉपर +2 में। हाँ बिल्कुल सही है। और ऐसे में सर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो माइनस में 0.34 वोल्ट होगा। देखा था तुमने? ये अगर प्लस में 0.34 है तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसकी उल्टी रिएक्शन को जब आप लिखेंगे तो इट विल बी -0.34। और साफ समझ में आता है सर, ये वैल्यू इस वैल्यू से काफी बड़ी है सर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर, इस बार तो कमाल हो गया, ये तो अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। ये मुंह नहीं उठाता, इसका मुंह दबा दिया जाता है। इस बार पानी भी नहीं बोलेगा सर, कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा। क्या कहना चाहते हैं आप कि एनोड पर कॉपर उछलेगा और कैथोड पर कॉपर जमेगा? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एनोड से कॉपर, मान लीजिए एनोड से कॉपर नीचे गिरेगा और वही कॉपर जमेगा। ये क्या कहना चाहते हैं सर? इससे तो कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फैराडे ने बोला है जितने इक्विवेलेंट जमते हैं उतने इक्विवेलेंट उछलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? जितने इक्विवेलेंट्स कॉपर के नीचे गिरेंगे वही कॉपर ऊपर जाके जम जाएगा। कहने का मतलब रिड्यूस कर जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ कॉपर +2 इन अ सोल्यूशन इट विल रिमेन अनचेंज। समझिए बात। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यह चीज चल रही है तो द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 रिमेन अनचेंज्ड। और समझने की कोशिश करिए, ये ऐसा देखने को मिलेगा।
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस। ये अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस होगी जो देखने को, और ऐसा कहां कहां देखने को मिलेगा? ऐसा सर हर उस जगह देखने को मिलेगा जहां पर आपने बताया कि भाई कॉपर रिड्यूस कर रहा है, चलिए ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के लिए वही इलेक्ट्रोड भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, और ऐसे में सर बिल्कुल क्लियर है कॉपर ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो नीचे गिरेगा कॉपर प्लस टू में, कॉपर प्लस टू फिर से जम जाएगा, अल्टीमेटली कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कॉपर का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोलिसिस हो जिसमें सिल्वर के ही इलेक्ट्रोड्स हो, या फिर जिंक का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर निकल का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर लेड का इन्वॉल्वमेंट हो, ये सब वो लोग हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन अगर ले लिए जाएं और इन्हीं के इलेक्ट्रोड्स ले लिए जाएं तो इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन फेज में अनचेंज रहती है। क्योंकि सर इसमें यही देखने को मिलता है। जो सवाल आपने हमसे पूछा था सर, सवाल खूबसूरत था, निकल नाइट्रेट लिया गया था, निकल के बारे में हमें बताया गया था, या निकल के बारे में मुझे यह ध्यान रखना था कि इसका जो ई नॉट आरपी है सर, वो ई नॉट आरपी अगर मैं देखूं निकल का, तो वो ई नॉट आरपी वो माइनस में 0.26 के आसपास होता है। और अगर ये -0.26 है तो साफ समझ में आता है सर जब रिडक्शन होगा तो यही जीतेगा, क्योंकि पानी का -0.83 होता है, इसका मतलब ये जीत गया, यानी निकल रिड्यूस करेगा, यानी इस सॉल्यूशन फेज से जो निकल प्लस टू है वो रिड्यूस करेगा। या क्लियर हो गया? ये समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब इसी में अब सोचो अगर हमारे पास एनोड की बात करें तो सर एनोड में वाटर ऑक्सीडाइज करेगा, क्यों? वो तो -1.23 था और इसका प्लस में 0.26 होगा, इसका मतलब ये हुआ सर ऑक्सीडेशन के बारे में तो बात करें तो ये जीत जाएगा। और अगर ये जीत जाएगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो सर यही ऑक्सीडाइज करेगा, यही रिड्यूस करेगा। तो आईआईटी ने जो सवाल बनाया था 1978 में, वो सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हें अगर फैराडेज लॉ लगाने हैं तो लगाते रहना, लेकिन अल्टीमेटली निकल प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज इट्स अगेन के प्रोसेस ऑफ ये फिर से वही प्रोसेस है जिसके बारे में अब बात कर रहे हैं, आप समझिए। लेकिन ये निकल इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में है, आप समझिए बात को। अगर निकल के इलेक्ट्रोड्स ना होते तो देन दिस इज नॉट अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस, फिर तो वही कॉपर सल्फेट का जो पहला वाला केस था वही बनेगा। लेकिन क्योंकि आपने सवाल में पता नहीं पूछा था कि नहीं, हाँ ये निकल इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, तो क्योंकि अगर आपने सवाल में निकल इलेक्ट्रोड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो सर निकल ही कूदता जाएगा, निकल ही जमता जाएगा, खेल खत्म कर दीजिए सर, निकल की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो? यानी अगर मैं इसी को थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं तो मेरे ख्याल से तुम शायद और आसानी से समझ जाओगे बात को कि सर ये सिचुएशन ऐसी थी, ये निकल के इलेक्ट्रोड्स हो गए और ये निकल नाइट्रेट हो गया सर, निकल प्लस टू भी पड़ा हुआ है और नाइट्रेट आयंस भी पड़े हुए हैं, और ये निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं, बस खेल खत्म हो गया। अब अगर निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं तो कैथोडिक पॉसिबिलिटी और कैथोडिक एनोडिक पॉसिबिलिटी की बात करें तो कैथोड पर तो सोचना ही नहीं है सर, कैथोड पर तो निकल प्लस टू ही जमने वाला है। क्यों? क्योंकि सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा खासा है जो पानी से काफी ज्यादा होता है। द ई नॉट आरपी इज -0.26। अगर कोई कहे कि पानी को क्यों नहीं लिया, पानी को तो आप हमेशा रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस बनाते थे, तो मेरा जवाब सिर्फ इतना ही होगा, ऐसा हर बार नहीं किया जाएगा। पानी का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.83 होता है। दुनिया देख रही है सर ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा, इसलिए कौन जीतेगा? सर जीतने की क्या बात करते हैं, जीतेगा तो निकल ही जीतेगा। यानी कैथोड पर निकल जम गया, चलिए ठीक है। अच्छा, यही काम एनोड पर करते हैं। एनोड पर क्या हो रहा होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जनरली ऑक्सीडेशन में कौन आएगा? सर पानी का ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। O2 गैस बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर, ये होगा। लेकिन इस केस में जब आप ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो -1.23 वोल्ट होगा। और इसी में अगर आपने सोल्यूशन के निकल इलेक्ट्रोड्स के निकल को गलाना शुरू कर दिया तो इलेक्ट्रोड का निकल नीचे कूद कर ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देगा। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो इस इक्वेशन का उल्टा होगा, दैट इज +0.26 वोल्ट। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, यही जीतेगा। इसका मतलब ये हुआ पानी यहां से हार गया और निकल यहां से जीत गया। यानी निकल ही उछल के जमा कैथोड पर और निकल ही उछल के गया निकल प्लस टू में। यानी एनोड का निकल नीचे गिरता जाएगा और सॉल्यूशन का निकल जमता जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ निकल प्लस टू रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर? एंड दिस अगेन अ केस ऑफ अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस।
तो इसलिए कभी कभी इलेक्ट्रोड्स भी हमारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो ज़रूरी भी है। समझिए, मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारी प्लेटिंग प्रोसेस होता है, लोहे की चम्मच को प्लेट करके, गोल्ड पे प्लेट करके या सिल्वर प्लेटेड करके बाजार में बेचा जाता है। तो जनरली प्लेटिंग भी होती किसकी है? जनरली प्लेटिंग भी गोल्ड और सिल्वर की होती है सर। उसका रीजन है, गोल्ड और सिल्वर के जमने की संभावनाएं बहुत ज्यादा, उनका रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप मान लीजिए आपको आप इसकी प्लेटिंग करनी है, आप लोहे की चम्मच की प्लेटिंग करनी, तो आप करते क्या है कि आप एनोड जो है, आप ये जो लोहे का चम्मच है, आप इसको कैथोड ले लेते हैं, और जो एनोड लिया जाता है वो गोल्ड का ले लिया जाता है या सिल्वर का ले लिया जाता है। तो क्या होता है कि गोल्ड नीचे गिरता जाता है और वही गोल्ड जो है ये ऊपर जमता चला जाता है। तो ये प्रोसेस बड़ा आसान है। अब इस प्रोसेस को प्लेटिंग का प्रोसेस बोल दिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रोड्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा वो अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसमें अगर सोल्यूशन फेज की बात करें तो उसमें कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन तब कांस्टेंट रहती है जब इलेक्ट्रोड भी उसी चीज का हो जिस चीज का सोल्यूशन लिया गया है। लेकिन वो यूनिक केसेस होंगे जिसमें इलेक्ट्रोड ऐसे हैं या मेटल ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी ज्यादा है, ताकि ऑक्सीडेशन की बारी आए तो हम ही ऑक्सीडाइज करें, और जब रिडक्शन की बारी आए तो भी हम ही रिड्यूस करें, क्योंकि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल भी पानी के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा। तो ये कुछ इलेक्ट्रोड, कुछ ऐसे सॉल्ट्स हो सकते हैं जिनमें ऐसे कैटायंस इन्वॉल्व हों जो कि अगर उनके इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाए तो वो सॉल्यूशन फेज में उनकी कॉन्सेंट्रेशन वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। देखिए, ये भी फिर वही ऐसा सवाल बहुत पुराना है, लेकिन आप देखिए उसका रीजन भी है। मैं अगर नए सवाल भी तुम्हें दिखाऊंगा, इसमें नए सवाल में भी बहुत ज्यादा दम नहीं। मतलब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों हर बार लगता है, तुमने देखा होगा मेरे सारे लेक्चर जितने भी मैंने लिए उसमें पुराने सवालों को कराने की कोशिश कर रहा हूं ज्यादा मैं। क्यों? उसका रीजन यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि नए कॉन्सेप्ट पर फौरन सवाल बनाना, वो भी आईआईटी वाला, उम्मीद कमी होती है ना। जैसे आईआईटी का ट्रेंड चल रहा है, रिपीट नहीं करते, रिपीट नहीं करते, तो ऐसे में कम से कम कल वाला तो रिपीट नहीं करेगा। अगर कुछ रिपीट करने की बारी आती है तो शायद 1977 का, 1978 का रिपीट कर सकता है। तो इसलिए पुराने सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये भी कह सकते हैं कि उन पुराने सवालों पर की बात करें तो वो अच्छे सवाल पहले बनते भी थे। एक लेंदी सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्व भी होता था, तो वो सवाल पहले बनाया भी करता था। तो इसलिए वो सवाल शायद सिखाने या सीखने के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। हाँ, नए सवाल भी अच्छे हैं, नए सवाल में भी वो दो एक कॉन्सेप्ट को मर्ज करता है, लेकिन फिर वही है कि हमें पुराने सवालों की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि जेई के पेपर में हो सकता है वही सवाल कुछ घुमा फिरा के डेटा चेंज करके हमसे पूछ लिए जाए, ये सोच के क्या रही है तो बहुत पुराना है। समझ रहे हो बात को? तो जैसे यही वाला सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है। वो ये जानना चाहता है कि कॉपर की डेंसिटी देना चाहता हूं और आपको बताना है कितने कितने चार्ज की जरूरत होगी अगर मैं किसी भी 10 × 10 सेंटीमीटर एरिया वाली प्लेट पर 10⁻⁻² सेंटीमीटर की कॉपर सल्फेट की थिकनेस डालना चाहूं, कॉपर की थिकनेस डालना चाहूं, तो क्या हो? तो बड़ा सीधा सा सवाल है सर। जिस प्लेट की आप बात कर रहे हैं उस प्लेट पर जितना भी कॉपर आप डालना चाहते हैं उसका वॉल्यूम क्या है? तो बहुत क्लियर है सर, उसका वॉल्यूम 10 × 10 × -2 है। यानी अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ कॉपर डिपोजिशन हो रहा है वो कितना होगा? वो होगा 10 × 10 × 10⁻², दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और डेंसिटी कॉपर की 8.94 पर ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो दैट मींस वेट कितना डिपॉजिट होगा? वेट और ऑफ कॉपर डिपॉजिशन, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होगा, वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज 8.94। दिस वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब एंड द डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे साफ समझ में आता है जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो 8.94 ग्राम हो रहा है। अब मुझे लगता है सारे बच्चे सवाल को अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि सर आपने वेट दे दिया। फैराडे अंकल को बुलाएंगे। 8.94 इज इक्वल टू EIT/96500। अब आप समझ सकते हैं ई जो है हमारा वो इक्विवेलेंट वेट है जो कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय 2 होता है। आईटी वो चार्ज है जो मुझे चाहिए, डिवाइडेड बाय 96500। सर इसको सॉल्व करके आईटी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, बिकॉज दिस इज हमारा चार्ज। जो भी सॉल्व होगा वो हमारा आंसर होगा। बात खत्म। क्लियर है?
समझ पाए? आसान सा सवाल। और देखते हैं, ये देखिए, ये भी पुराना सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट साल था 1983 हम लोगों के लिए। तो बहरहाल उस साल ये सवाल पूछा गया था कि इन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट करंट वाज पास्ड फॉर 5 आवर्स। अब ये देखिए, ये फैराडे का सेकंड लॉ ही है, एक तरह से देखा जाए तो फैराडे के सेकंड लॉ पर बड़ा स्ट्रेट सवाल बनाया गया। फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आप सेम करंट सेम टाइम के लिए सीरीज में रखे लोगों, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए एक कंटेनर ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, आप इसके अंदर मान लीजिए मैंने ये सिल्वर, इसके अंदर मान लेते हैं मेरा ये सिल्वर का सोल्यूशन है, मान लीजिए यहां पर मैग्नीशियम का सोल्यूशन है, कुछ भी ले लेते हैं, सपोज दिस इज Ag प्लस, यहां पर आपने मान लीजिए मैग्नीशियम +2 ले लिया, और यहां पर मान लीजिए आपने एल्युमिनियम या +3 ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। अब ऐसे में फैराडे का मानना यह है कि अगर सेम करंट सेम टाइम के लिए आप सीरीज में रखे सेल से पास करते हैं, तो मान लीजिए x मोल करंट पास करते हैं, x मोल इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, तो अगर वो, उनका मानना यह है कि अगर आप इसके अंदर से सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करेंगे सीरीज में रखे सेल से, तो जो इक्विवेलेंट्स उस मेटल के डिपॉजिट करेंगे वो सेम होंगे। यानी जितने इक्विवेलेंट सिल्वर के डिपॉजिट करेंगे उतने इक्विवेलेंट्स कॉपर के और उतने इक्विवेलेंट्स एल्यूमिनियम के करेंगे। मोल्स अलग हो सकते हैं उनके, उनका वेट अलग अलग डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में वो बराबर हो। तो मैंने कहा थोड़ा कायदे समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देखिए कायदे समझते हैं इस बात को। आप ये बताइए सिल्वर के डिपोजिशन की इक्वेशन क्या हो? तो ये बड़ा आसान है सर, सिल्वर के डिपोजिशन की इक्वेशन भी आपको नहीं आती। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए सिल्वर जम गया, कॉपर को कैसे जमाओगे? कॉपर को भी जमा लेंगे, कॉपर को जमा लिया, ये लीजिए कॉपर को भी जमा देते हैं। और एल्युमिनियम को कैसे जमाओगे? ये लीजिए सर एल्युमिनियम को भी जमा देते हैं। ये तीनों लोग जम गए। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे इक्वेशंस को देखकर कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास होगा तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करेगा। हाँ बिल्कुल सही। तो अगर x मोल करंट पास होगा फॉर सेम टाइम, दैट मींस चार्ज इज सेम, तो x मोल अगर इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो 1 मोल के जमने से अगर 1 मोल जमता है तो x मोल के पास होने से x मोल जमेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर सिल्वर के x मोल डिपॉजिट करेंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर मोल पता चल गए तो सर इक्विवेलेंट्स भी पता चल जाते हैं, क्योंकि मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं। सो सिल्वर के x इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेंगे, द n फैक्टर इज 1। ठीक, इधर आते हैं। कॉपर का 2 मोल करंट पास करने से 1 मोल जमता, तो x मोल पास करने से कितने मोल जमेगा? सर x मोल पास करने से x/2 मोल जमेगा। और n फैक्टर 2 है, तो जब आप इसके इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो x/2 इंटू 2, दैट इज अगेन x। मोल्स बदल गए सर, इसका x है, इसका x/2 है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट्स x इक्विवेलेंट्स, ऊपर वाले की भी x इक्विवेलेंट्स। ऐसे नीचे बात करते हैं, नीचे एल्युमिनियम के जो मोल्स डिपॉजिट करेंगे वो x/3 मोल होंगे, लेकिन क्योंकि n फैक्टर हमारा 3 है इसलिए जो इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट करेंगे वो x होंगे। यानी इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ये चीजें सेम लगती, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोल्स ये चीजें सेम नहीं। तो समझिए इस बात को, समझिए। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब सेम करंट सेम टाइम के लिए सीरीज में रखे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पास की जाती है तो कैथोड पर या जो भी वेट डिपोजिशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स वो सब जगह सिमिलर होगा। इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड वेट्स वो बदल सकते हैं। कॉपर का 50 ग्राम, सिल्वर का 200 ग्राम, सब चलेगा, लेकिन कॉपर के अगर 10 इक्विवेलेंट्स यहां डिपॉजिट किए तो सिल्वर के भी 10 होंगे, एल्युमिनियम के भी 10 होंगे, उन सब लोगों के 10 होंगे जो सीरीज में रखे। वही चीज यहां पर भी की गई, ये सेम सवाल बनाया गया है। क्या कहना चाहता है कि बहरा कह रहा है कि भाई कनेक्टेड सीरीज में है, और सवाल ये कह रहा है कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो आप बताइए कि अगर एक आदमी का वेट मैं आपको दे रहा हूं डिपोजिशन का, द फर्स्ट सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड द सेकंड सेल कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। अगर 9.85 गोल्ड डिपॉजिट किया तो बताइए कॉपर कितना डिपॉजिट किया? अरे सर ये तो अभी आपने बताया है, बाकी बाद में करंट वरेंट निकाल लीजिएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा तो बड़ा आसान सवाल है सर। अगर आपने गोल्ड का वेट दे दिया तो इससे ये पता चल गया कि गोल्ड के कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए, और अगर आपको ये पता चल गया गोल्ड के कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए तो आपको ये भी पता चल गया कि कॉपर के कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए। तो ये सवाल सर अब हलवा हो गया। कैसे? गोल्ड के अगर आप इक्विवेलेंट्स की बात करें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ गोल्ड जो डिपॉजिट कर रहे हैं 9.85 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट है 197/3, यानी n फैक्टर इज 3, Au प्लस 3 Au में कन्वर्ट होगा तो दैट इज 197/3। तो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट एंड दिस इज द वेट, सो दे विल बी द इक्विवेलेंट्स। और यही इक्विवेलेंट्स किसके होने चाहिए? कॉपर के भी। यानी 9.85
इंटू 3 डिवाइडेड बाय 197, दिस मस्ट बी इक्वल टू, कॉपर का वेट x ले लेते हैं और कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63.5 डिवाइडेड बाय 2। सर इससे x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कुछ 4.7 करके आ जाएगी, इससे सर कॉपर का वेट आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर क्या करें सर, जब कॉपर का वेट आ जाएगा तो करंट निकाल लीजिएगा। करंट के लिए फैराडे का लॉ, फर्स्ट लॉ यूज कर लीजिएगा। W इज इक्वल टू, कोई भी W ले लीजिए, चाहे 9.85 वाला ले लीजिए, चाहे ये वाला ले लीजिए आप, सर कोई भी फॉर्मूला लगाकर W इज इक्वल टू EIT बाय 96500 करके करंट निकाल सकते हैं। टाइम वाइम सब दे रखा है। सो फाइनली W इज इक्वल टू EIT डिवाइडेड बाय 96500, इसको यूज कर लीजिएगा और इसको यूज करके करंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो काफी आसान माना जाएगा, हम ये करंट निकाल लेंगे। क्लियर? यानी लॉ के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट्स ऑफ AU दे मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, एंड दिस इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का सेकंड लॉ भी यही कहता है कि इक्विवेलेंट्स वाइज सब कुछ सेम है, वेट और मोल्स के रेस्पेक्ट में बातें बदल सकती। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये अब मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे इसलिए ये सवाल बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्सेप्ट नहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब वही है कि आप, हमें जो समझना ये कि अगर आप पहचान पा रहे हैं, तो मैंने अभी क्लास की बिल्कुल शुरुआत में ही ये बात बोली है कि एक इलेक्ट्रोड है जो जेई का बहुत पसंदीदा इलेक्ट्रोड है, दैट इज मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। आप देखिए जेई ने एक साल वो सवाल पूछा था, अब ये है, इस तरह के कम से कम उसने 5-10 सवाल बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोलूंगा, जेई चैलेंजर पर हमने मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, 10 मिनट 15 मिनट का, आप उसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे इम्तहान में भी मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड पर सवाल अब बन जाए, तो सब लोग इसको इंपॉर्टेंट माने, है ना। अब जैसे इस सवाल में भी ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि दे बोथ दी कंटेनर्स आर मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। दिस इज एनोड, मेटल सॉल्ट एनायन Cl minus. This is cathode. This is again metal, salt, anion. So the both the containers are metal, salt, anion electrodes. तो सर ये तो सवाल फिर कुछ सोचना पड़ेगा। देखो ऐसा मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारा जो 1-2 घंटे का सेशन होता है उसमें अगर 2-3 कॉन्सेप्ट भी तुम्हें मिल जाए, क्योंकि तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा नहीं है कि लल्लू है सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो कुछ भी नहीं आता तो फिर यहाँ कर क्या रहे हो, बात समझ रहे हो। तो यानी हमें आता है सर, लेकिन वो 2-3 चीजें और थोड़ा सा ऐसा लग जाए कि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा और चमका दी जाए, तो हमारे इस 2 घंटे या 1 घंटे की क्लास का कुछ तो पर्पज हमारा और सॉल्व होता है। तो मैं चाह रहा हूं मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार तुम्हें फिर से समझाऊं। ये जो मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, हमने बताया भी था अभी थोड़ा सा, उसी को थोड़ा सा एक और इलैबोरेट करते हैं। इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की कुछ 2 बहुत खास बातें होती, बल्कि इनफैक्ट 3 बातें होती। एक, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, इलेक्ट्रोड इक्वेशन। दूसरी, इसका ई नॉट कैसे निकाला जाता है, और तीसरा, इस इलेक्ट्रोड का ई कैसे निकाला जाता है। तो मुझे ये तीनों इंपॉर्टेंट लगती, बात समझिए। तो मैं इन तीनों के बारे में फिर से एक बार बात करने वाला हूं कि अगर मैं मेटल सॉल्ट एनायन, फिर मैं सवाल पर आ जाऊंगा, ठीक। तो जो हमारा मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड लिया। कैसे बनाया, मेटल लिया, सपोज सिल्वर एग्जाम्पल के तौर पर, साथ ही साथ इसके इस मेटल के ऊपर मैंने इस मेटल के किसी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का लेप लगा दिया। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर स्पैरिंगली सॉल्युबल यानी जरा सा घुलने वाला जो सॉल्ट होता है, लगभग इनसॉल्युबल, उसका पेस्ट लगा दिया। यानी मेटल के ही एक ऐसे सॉल्ट का जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसका पेस्ट लगा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मैंने AgBr का पेस्ट लगा दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने इस पूरे असेंबली को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ये एक सॉल्यूशन बनाया, एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर दिया जिसके अंदर जो एनायनिक कंपोनेंट है, भाई सॉल्यूशन है, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन तो एनायन और कैटायन दोनों होंगे, तो ये जो एनायनिक कंपोनेंट है वो वही कंपोनेंट होगा जो इस सॉल्ट का एनायन, यानी सॉल्ट के अंदर Br है तो हमारे सॉल्यूशन फेज में भी Br माइनस का होना जरूरी है। लेकिन सर एनायन अकेले थोड़ी ना होगा, कैटायन भी तो होगा, सभी तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सर वो कैटायन कौन होगा, कैटायन मुझे नहीं पता कौन होगा, लेकिन कोई भी कैटायन हो वो एक ऐसा कैटायन होना चाहिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो उस मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कम।
यानी आप Na प्लस का इस्तेमाल करिए, K प्लस का यूज करिए, Ca प्लस का यूज करिए, Ca प्लस 2 का यूज करिए, Mg2 प्लस का यूज करिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस कैटायन का इस्तेमाल करिएगा। यानी सोल्यूशन फेज में जो आपने सोल्यूशन बनाया सॉल्ट का, उस सॉल्ट सोल्यूशन में जो एनायनिक कंपोनेंट है वो वही होना चाहिए जो सॉल्ट का कंपोनेंट है, और जो कैटायनिक कंपोनेंट है जो मजबूरी है लेना ही पड़ेगा क्योंकि सॉल्ट था, वो कैटायन ऐसा होना चाहिए जिसके रिडक्शन की कोई संभावना ना हो एज कंपेयर टू इस मेटल का जिसकी रॉड आपने ली। यानी जब रिडक्शन की बारी आए तो ये मेटल रिड्यूस करे जो हमने सॉल्ट लिया रखा है, Ag प्लस रिड्यूस करे ना कि Na प्लस, ये कहना चाह रहा है। यानी इस Na प्लस और K प्लस का कोई इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए रिएक्शन में, एक ऐसा कैटायन अंदर लेना। ठीक है सर, हमने जो असेंबली बनाई है वो कौन सी असेंबली है? दिस इज मेटल एंड दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज एनायन, मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। चलिए ठीक, अब जरा दो तीनों बातें बताइए। अभी हमने बात की थी वो हमने लिखनी सीख ली, हम फिर से लिख के दिखाते हैं। इस तरह के सेल, इस तरह सेल नहीं, इस तरह के इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? तो इस तरह के इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड इक्वेशन लिखने का तरीका क्या बताया गया था कि सबसे पहले सर हम सॉल्ट जो लिया है उसके सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, दिस विल बी Ag प्लस प्लस Br माइनस। और सर क्योंकि अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तो Ag प्लस को ही इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं, क्योंकि जो कैटायन है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब सर ये आपका ये सिचुएशन तैयार हो गया। इन दोनों को जोड़कर, अभी हमारी बात भी हुई थी, इन दोनों को जोड़कर नेट इक्वेशन तैयार होगी इलेक्ट्रोड की। तो इन दोनों को जोड़कर जो इलेक्ट्रोड इक्वेशन तैयार हो रही है वो क्या बन रही है? AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से आ रहे हैं, ठीक बात समझ रहे हो, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Br माइनस। सर ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, बहुत बढ़िया। ये इक्वेशन, ये इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन बन गई, ये पहली बात। यानी सब लोग इस तरह से इलेक्ट्रोड इक्वेशन को लिखना जरूर एक बार सीखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके जरूर देखना, ठीक है? चलिए ठीक है सर, ये इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, ये इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। अब आप बताइए इस इलेक्ट्रोड के बारे में और थोड़ी सी बात करिए। इस इलेक्ट्रोड का ई नॉट कैसे निकालेंगे आप? मैंने कहा तुमने आज तक ई नॉट के बारे में तो हमसे कभी नहीं पूछा। ई नॉट तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो कि शी के साथ जोड़कर अपने आप ही निकल आता है। ये तो एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी, शी पकड़ा जोड़ दिया, शी को पकड़ा जोड़ दिया, शी को पकड़ा जोड़ दिया, शी के साथ जोड़कर आप आसानी से वोल्टामीटर में आने वाली रीडिंग से उस तरह की स्टैंडर्ड असेंबली से का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। वो कह रहा नहीं नहीं, हमें शी के साथ नहीं जोड़ना है, अगर मैं इसका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल निकालना चाहूं तो निकाला कैसे जाए? तो सर बिल्कुल क्लियर है, ये तो हमें पता है कि जिस इलेक्ट्रोड इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दो स्टेप में तैयार हुई है, तो इन दोनों स्टेप्स के डेल्टा जी नॉट वैल्यूज का जो सम होगा वो गिवन इक्वेशन के डेल्टा जी नॉट के बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो पहली वाली इक्वेशन का जो डेल्टा जी वन नॉट होगा, जो दूसरी वाली इक्वेशन का डेल्टा जी टू नॉट होगा, और ये इक्वेशन जो हमारी इलेक्ट्रोड इक्वेशन है इसका जो डेल्टा जी थ्री नॉट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। यानी डेल्टा जी थ्री नॉट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट। वाई? क्योंकि सर ये तो हमें बताया गया था ये दोनों थर्मोडायनेमिक एंटिटीज हैं, डेल्टा जी हमारी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज हैं, और थर्मोडायनेमिक एंटिटीज को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। तो अगर तीसरी इक्वेशन इन दोनों का सम है तो डेल्टा जी वैल्यूज जोड़कर तैयार हो जाएगी। चलिए ठीक है, व्हाट इज डेल्टा जी वन नॉट? सर हमने पहले बचपन में पढ़ा था, इट इज माइनस आर टी एल एन के एस पी। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का इस रिएक्शन का जो के वैल्यू होगा वो केएसपी के बराबर होगा, तो इट विल बी माइनस आर टी एल एन के एस पी। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा जी टू नॉट? डेल्टा जी टू नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट। ई नॉट किसका? सर सिल्वर का ही तो है, ये सिल्वर ही तो है, सो दिस विल बी स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर माइनस वन एफ ई नॉट। सबको पता है डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट होता है, ठीक। तो सर ये दो हो गई। तीसरा रिएक्शन डेल्टा जी थ्री नॉट कैसे लिखेंगे? तो फिर से सर वही माइनस एन एफ ई नॉट, एन कितना है? वन एफ, और ई नॉट क्या है? सर ई नॉट वो है जो हमें निकालना है, हमें इसी का तो स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो इसका ई नॉट लिखने का तरीका क्या होगा? सर लिखने का तरीका होगा, ये हो गया बी आर माइनस ऑब्लिक ए जी बी आर ऑब्लिक ए जी। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप इस रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां ए जी प्लस जीरो में जा रहा है, सो दिस इज रिडक्शन, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन एक कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, जिसमें एनायन पहले है, फिर सॉल्ट है, और फिर मेटल। तो दिस इज एनायन सॉल्ट मेटल विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड। इसी को उल्टा लिख देता एजी बी आर ऑब्लिक बी आर माइनस, तो ऐसे में वो एनोडिक रिप्रेजेंटेशन बन जाता। क्लियर है? तो ये हमारा तीनों डेल्टा जी आ गए। अब हम तीनों की इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देते हैं। डेल्टा जी थ्री नॉट की जगह क्या लग सकते हैं? माइनस वन एफ ई नॉट बी आर माइनस ऑब्लिक ए जी बी आर ऑब्लिक ए जी इज इक्वल टू ई नॉट
डेल्टा जी वन नॉट कितना, माइनस आर टी एल एन के एस पी। तीसरा वाला माइनस वन एफ ई नॉट ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी, ये लीजिए सर, और तमीज से लिख देते हैं ई नॉट आने वाला है ई नॉट बी आर माइनस ऑब्लिक ए जी बी आर ऑब्लिक ए जी इज इक्वल टू ई नॉट ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी प्लस आर टी बाई एफ एल एन के एस पी। तुम अपने आप समझ सकते हो क्या किया गया है। इसका मतलब ये हुआ सर, ये बड़ी आसानी से आप इस ई नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बहुत आसानी से इसके ई नॉट को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ई नॉट की वैल्यू आपके सामने है। सर ये हमारा ई नॉट तैयार हो गया। चलिए ठीक, ये हमारा ई नॉट। क्या याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड के बारे में दो बातें याद करनी थी, तीन, इनफैक्ट तीन बातें याद करनी थी, जिसमें दो बातें मैं लिख चुका हूं। एक ये भी आ गई रिमेंबर में, एक बात ये और एक बात ये हो गई। यानी एक तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड की खुद की इक्वेशन, और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो उस मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी मेटल इन्वॉल्व है उस मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आरटी बाई एनएफ एलएन केस भी जोड़ के निकाला जाता है। समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां 1 की जगह 2 हो रहा होता तो यहां आरटी बाई 2एफ आ जाता। बात समझ रहे हैं? और केएसपी तो उसी सॉल्ट का होगा जो सॉल्ट आपने पोता है। यानी अगर आपने मान लीजिए एजीसीएल पोता है तो केएसपी ऑफ एजीसीएल चाहिए, एजीबीआर पोता है तो एजीबीआर का केएसपी चाहिए। यानी जो भी मेटल इन्वॉल्व है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में आरटी बाई एनएफ एलएन केएसपी जोड़कर आप इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी एक चीज क्लियर है, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ई नॉट है मेरा इस इलेक्ट्रोड का, कौन सा इलेक्ट्रोड था, बी आर माइनस ऑब्लिक एजीबीआर, मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड, दैट इज this is not equal to E naught of Ag प्लस ऑब्लिक Ag। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे। इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में बिल्कुल बराबर मत समझिएगा, ये बिल्कुल आपस में बराबर नहीं। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड वोंट बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इन्वॉल्व। पहली बात। सर ये क्या है? तो ठीक है, वो तो अलग है ही, देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसमें कोई ना कोई चीज कभी हमसे पूछ सकता है ना यार, मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड के ई नॉट में अगर मेटल मेटल आयन का ई नॉट माइनस कर दे तो वैल्यू क्या आती है? तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगी? आरटी बाई एनएफ एलएन केएसपी के बराबर। उस पर भी सवाल बनाया जा सकता है। बात समझ रहे हो? यानी एक इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, एक तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले सॉल्ट का इक्विलिब्रियम लिखा जाएगा, सॉल्युबिलिटी का, और उसके बाद मेटल को रिड्यूस करके आपने दो इक्वेशन बनाई, दोनों को जोड़ा, खट से सेल इक्वेशन, इलेक्ट्रोड इक्वेशन तैयार हो गई। ई नॉट मैंने याद कर रखा है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व मेटल के ई नॉट प्लस आरटी बाई एनएफ एलएन केएसपी से निकाला जाता है। एंड द ई नॉट वैल्यूज ऑफ द सॉल्ट इलेक्ट्रोड एंड द मेटल आयन इलेक्ट्रोड, द ई नॉट वैल्यूज, दे आर नॉट सिमिलर। ये दोनों बराबर नहीं होती, इन दोनों में वैल्यूज में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस एक्चुअली किसके बराबर होता है? वो आरटी बाई एनएफ एलएन केएसपी के बराबर होता है। यहां तक ठीक है सर? चलिए दो बातें हो गई, अब काम की बात बताइए। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इस मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का ई नॉट आपने निकाल लिया, इसकी इक्वेशन भी आपने लिखनी सीख ली। सर आप इसका ई कैसे निकालेंगे? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का ई, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, ये आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आप ई नॉट की मदद से ई कैसे निकालेंगे? ई नॉट की मदद से ई निकालना, तो सर ये तो नस्ट इक्वेशन होगी ना, यही तो नस्ट का काम है। ई नॉट की मदद से ई निकालना ही तो नस्ट का काम है। सर नस्ट इक्वेशन लगा देंगे किसके ऊपर? सर आप इलेक्ट्रोड इक्वेशन पे। इलेक्ट्रोड इक्वेशन कहां है? सर ये इलेक्ट्रोड इक्वेशन है, मैं इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाकर विद द हेल्प ऑफ ई नॉट मैं इस इलेक्ट्रोड का ई निकाल सकता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये काम करके देखिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, आप ये काम करके देखिएगा। इस इक्वेशन पे नस लगाइए, विद द हेल्प ऑफ ई नॉट आप इस इलेक्ट्रोड का ई कैलकुलेट करके देखिए। जैसे होता है ना, अब ई ऑफ कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू ऑब्लिक कॉपर प्लस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ, ऐसे करके वही इक्वेशन यूज करके आप यहां पर लगाइएगा, तब आपको एक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और वो बेहतरीन रिजल्ट ये होगा कि भले ही इनके ई नॉट वैल्यूज आपस में बराबर ना होते हों, लेकिन सर एक खूबसूरत बात यह है कि इनके ई आपस में बराबर होते हैं। यानी अच्छी बात यह है कि इनके ई आपस में बराबर होते हैं, यानी ई ऑफ बी आर माइनस ऑब्लिक ए जी बी आर
ऑब्लिक ए जी इज इक्वल टू ई ऑफ ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी। जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देगी। क्या बताना चाह, और ऐसा कैसे किया सर, वो तो सॉल्व करके आएगा नहीं, आप ओरली कर सकते थे। कैसे ये बताओ, अब तुमने डेल्टा जी नॉट को यूज किया ताकि तुम ई नॉट कैलकुलेट कर सको, है ना? तो और डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट इज डेल्टा जी थ्री नॉट। अगर तुम्हें ई नॉट की जगह ई निकालना है तो एक काम करो ना, डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा जी यूज कर लो। तो सर ये हो जाएगा डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू इज इक्वल टू डेल्टा जी थ्री। बात तो एक ही है, लेकिन डेल्टा जी वन विल बी जीरो। क्यों? इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी वैल्यू जीरो होती है। एंड दिस विल बी डेल्टा जी टू जो कि माइनस एन एफ ई के बराबर होगा। ये होगा माइनस एन एफ ई के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जीरो आ जाएगा जब आप डेल्टा जी लिखेंगे, ये आ जाएगा माइनस वन एफ ई और ये आ जाएगा माइनस वन एफ ई, और वो जीरो है। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को जोड़ के इससे इक्वेट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो चुका है, ये दोनों टर्म बराबर करेंगे, ई की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, ये है नहीं, तो इसका ई और इसका ई आपस में बराबर आएगा। आप चाहें तो डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट से भी ई की वैल्यूज आपस में बराबर देख सकते हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेटल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड के बारे में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इस मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड का ई नॉट कैसे निकाला जाता है, और वो ई नॉट होता है मेटल के ई नॉट प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन के एस पी से कैलकुलेट किया जाता है। और इस मेटल आयन इलेक्ट्रोड का जो ई होता है, वो जो मेटल इसके अंदर इन्वॉल्व है उसी के ई के बराबर होता है। यानी ई नॉट वैल्यूज आर नॉट सेम बट ई वैल्यूज आर सेम। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप देखेंगे सवाल बहुत आसानी से होंगे अगर आप ये बातें याद रखें। सब लोग पहले इत्मीनान से समझ लो भाई। अब जैसे हमारा सवाल, ये सवाल कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये जो सेल आपको दे रखा है इसका ईएमएफ निकालना है। तो देखिए ऐसा है, बचपन में ये सब सवाल खूब किए हमने। अगर हमें कभी भी किसी सेल का ईएमएफ निकालना होता था तो मैं सबसे पहले सेल इक्वेशन लिखता था और उस सेल इक्वेशन को यूज करता था, सेल का ई नॉट निकालता था, ई नॉट और सेल इक्वेशन को यूज करके, नस्ट इक्वेशन को यूज करके सेल का ई निकाल लिया करता था। मतलब मेरी बात मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं कि ई नॉट की मदद से, सेल के ई नॉट की मदद से और सेल रिएक्शन की मदद से नस्ट इक्वेशन लगाकर आप सेल का ई निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये वही पुरानी कहानी, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। ठीक, यहां भी यही कर ले, यहां भी यही कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या सेल की इक्वेशन दिखती? हमने कहा सर दिखती है। क्यों सर? क्योंकि मुझे एनोडिक और कैथोडिक इक्वेशन लिखना आता है। सर दे बोथ आर मेटल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड, और मैं पढ़ चुका हूं कि मेटल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड की सेल इलेक्ट्रोड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ये मेरी वही पहली वाली बात है जो रिमेंबर करने के लिए बोली थी मैंने। चलिए लिख के देखते हैं। ये मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड। तो मैं सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन लिखता हूं, डायरेक्ट लिखूंगा। अब तुम्हें समझना है समझो, नहीं समझना तो मत समझो, तुम डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। एनोडिक इक्वेशन, सर एनोड ये है, ठीक। अच्छा, एनोडिक इक्वेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सर ये रिएक्शन ऐसे बनेगी, जरा समझना अपने आप। Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। बताओ सब लोग समझे कि नहीं? समझिए, देख लीजिए आप, ये देखिए आप, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Br। दिस इज रिडक्शन। इसी को उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीडेशन बन जाएगा। ये लीजिए सर, ऑक्सीडेशन बन गया। अच्छा, ये क्या एनोड हो गया, कैथोड की लिख लीजिए। कैथोड में सर रिडक्शन होगा। कैथोड किसका है? AgBr का। तो ये रिडक्शन की इक्वेशन हो गई Ag प्लस Br माइनस। सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के सर बढ़िया इक्वेशन तैयार करते हैं, नेट सेल इक्वेशन। ये लीजिए सर, नेट सेल इक्वेशन तैयार करते हैं। क्या आएगी नेट सेल इक्वेशन? AgBr प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस Br माइनस। सर ये आपकी नेट इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक। अच्छा, अब आप ये बताइए सेल का ई नॉट आपको पता है? हाँ सर, सेल का ई नॉट पता है। अब ये वो सेकंड इंफॉर्मेशन है जो रिमेंबर करने के लिए कही गई थी। क्या सर? ई नॉट के लिए आपने बताया था कि इस तरह के इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट है वो ई नॉट इससे निकाला जाता है, इस इक्वेशन से।
क्लियर है? यानी एनोड का भी ऐसे निकलेगा और कैथोड का भी ऐसे निकलेगा। तो जब एनोड का लिखोगे तो यहां एजीसीएल आएगा, तो एजीसीएल का केएसपी आएगा, और जब कैथोड के लिए ई नॉट निकालोगे तो एजीबीआर आएगा, तो यहां केएसपी ऑफ एजीबीआर आएगा। जब कैथोड के ई नॉट में से एनोड का ई नॉट सब्ट्रैक्ट करोगे ई नॉट सेल निकालने के लिए, तो ई नॉट एजी प्लस कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई अकल लगा पाते हो? समझ पा रहे हो मेरी बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सर जब आप इस सेल का ई नॉट निकालेंगे तो इसके ई नॉट में से इसका ई नॉट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इट विल बी द ई नॉट सेल। जब आप माइनस करेंगे तो होगा क्या सर? जब आप माइनस करेंगे तो ई नॉट ऑफ एजी प्लस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। लीजिए सर डायरेक्टली लिख दीजिए। आप क्या इतना समझदार तो हम भी हैं। ई नॉट सेल जो निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो आएगा ई नॉट सेल जो आएगा वो आएगा आर टी बाई एफ एल एन। के एस पी पहले किसका आएगा? कैथोड में एजीबीआर। के एस पी ऑफ एजीबीआर माइनस आर टी बाई एफ एल एन के एस पी ऑफ एजीसीएल। क्लियर है? हाँ सर, जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी आर टी बाई एफ एल एन के एस पी ऑफ एजीबीआर डिवाइडेड बाय के एस पी ऑफ एजीसीएल। क्या मुझे सब लोगों के केएसपी वैल्यूज दे रखे हैं? ये सेल का ई नॉट आ गया। क्या मुझे सब दोनों लोगों के केएसपी वैल्यूज दे रखे हैं? सर एक बार देख लेता हूं। मुझे दोनों लोगों के क्या केएसपी वैल्यूज दे रखे हैं? तो मुझे दोनों लोगों के केएसपी वैल्यूज दे रखे हैं, जहां तक सवाल है। आप ध्यान से देखिए सर, मुझे दोनों लोगों के केएसपी दे रखे हैं। ये आपका केएसपी है एजीसीएल का और ये केएसपी एजीबीआर का। इसका मतलब ये हुआ सर सब जुगाड़बाजी करके मुझे ई नॉट पता चल गया। ई नॉट तुम्हारे सामने है, सेल की रिएक्शन तुम्हारे सामने है। दिस इज नेट सेल इक्वेशन। ये नेट सेल की इक्वेशन तुम्हारे सामने है। अरे तो क्या बचा? बुलाओ नस्ट को और नस्ट इक्वेशन लगाकर इस सेल का ई निकालो, मस्त हो जाओ। जेई में पूछा गया एक अब तक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पूछा गया एक मुश्किल सवाल आसानी से सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाए। तो एक सेकेंड, तुम्हें बताओ ये सवाल करने के लिए क्या क्या चाहिए था? आसान नहीं है। तुम्हें हो सकता है अब थोड़ा सा समझ में आया हो, बट ये आसान नहीं। क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए तो जहर है, अब तक जहर है। क्योंकि सर उनको तो यही नहीं समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे लिखी जाती। उनको एनोड की इक्वेशन और कैथोड की इक्वेशन ही लिखनी नहीं आती, तो सेल इक्वेशन कैसे बनेगी? जब सेल इक्वेशन नहीं बनेगी नस्ट कैसे लगेगा? मान लीजिए सर वो इतना काबिल है कि वो सेल इक्वेशन बना लेगा, तो फिर नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए उसको ई नॉट चाहिए होगा सेल का, और ई नॉट निकालने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के इलेक्ट्रोड्स का ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है। जब उसको वही नहीं पता होगा कि ये इक्वेशन होती है ई नॉट की, तो बेचारा सॉल्व कैसे कर पाएगा? तो अगर वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो बेचारा इस ई नॉट की मदद से सेल का ई नॉट निकाल ही नहीं पाएगा, और उसके बाद नस्ट इक्वेशन लगाना होगा, जो वाकई में उसके लिए मुश्किल काम होगा। चलिए ठीक है, अब क्या करें? फिर कैसे किया जाए? तो सर ठीक है, अब तो हमें ये दोनों बातें पता थी, अब हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा, सेल का ईएमएफ आ जाएगा, खत्म, कुछ करना ही नहीं। करके देख लेते ना यहीं पर। अब बचा ही क्या? आप सीधे सीधे लिख देते ई नॉट, सॉरी ई सेल इज इक्वल टू, नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना है? आर टी बाई एफ एल एन के एस पी ऑफ एजीबीआर डिवाइडेड बाय के एस पी ऑफ एजीसीएल। ठीक, माइनस आर टी बाई एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस, वही जो नस्ट इक्वेशन का तरीका है, कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। थोड़ा सा तमीज से लिखते हैं, इट विल बी आर टी बाई एफ एल एन के एस पी ऑफ ए जी बी आर डिवाइडेड बाय बी आर माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के एस पी ऑफ ए जी सी एल डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। थोड़ा अपने आप समझना। अब तुम ये बताओ, क्या तुम्हें सवाल में सब कुछ दे रखा है? एक बार देख लेते हैं सर, आपके कहने पे नहीं आएंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमें सवाल में सब कुछ दे रखा है। चेक करते हैं, क्या मुझे सवाल में केएसपी वैल्यूज गिवन है? गिवन है। क्या मुझे बीआर और सीएल की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है? हाँ सर गिवन है। सीधे पुट कर देंगे सर, हमारा ई सेल निकल आएगा, यही आंसर होगा, बात खत्म। सर लेकिन ये सवाल वो बच्चा कर पाएगा जिसको तीनों बातें पता थी। नहीं, तीनों नहीं, दो। तीसरी बात का कुछ किया ही नहीं आपने, तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब उसी के बारे में बात करेंगे और सवाल को एक लाइन में सॉल्व करेंगे।
लेकिन छोड़ो, पहले पहले तो मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी क्या थी सर? नस्ट पढ़ा था सर, सारे टीचरों ने समझाया है सर, सारी किताबें समझाती हैं, चीख चीख के, आप भी चीख चीख के यही समझाते हैं कि जब कभी सेल इक्वेशन पता हो और जब कभी सेल की इक्वेशंस के की मदद से सेल का ई नॉट निकालना आता हो तो नस्ट को बुला लिया करो सेल के एक्चुअल ईएमएफ कैलकुलेशन के लिए, और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके सेल का एक्चुअल ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया करो। सर यही हमने किया, आपकी बात मानी, हमने सबसे पहले सेल इक्वेशन लिखी, हम काबिल थे, हमें एनोड की इक्वेशन का भी आइडिया था, कैथोड इक्वेशन का भी आइडिया था, दोनों को जोड़कर नेट इक्वेशन बनाई, सेल का ई नॉट निकालना भी हमें आता था, बहुत मेहनत करके गए थे, इन दोनों को यूज करके ईएमएफ निकाला सर, सेल का नेट एक्चुअल ईएमएफ पता चल गया, एंड द आंसर विल बी दिस। खत्म। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि आप समझिएगा जरा, ये दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक, इसके इस सेल का ईएमएफ चाहिए, ठीक। क्या ये गलत है इस बात को कहना कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल में इसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, अगर तुमने इसके स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल में इसका स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल माइनस किया तो सेल का ई नॉट आ जाएगा, ठीक। मैं सेल का ई नॉट निकालना है या ई निकालना है? ई निकालना है, ई नॉट तो नहीं निकालना, नहीं, अच्छा ठीक ठीक। तो सर अगर इन दोनों की ई नॉट माइनस करते हैं तो सेल का ई नॉट आ जाता है, अगर इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करेंगे तो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द ई नॉट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड माइनस, तुम समझो ना यार बात को, क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि, मैं ये कह रहा हूं कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। मैं तो यही क्वेश्चन याद करके जाता हूं, यही फॉर्मूला मैंने याद कर रखा है, ठीक। अच्छा, इसी में ई सेल तो बाकी 36 फॉर्मूले और बनते हैं, तो तुम समझना बात को, और ये आ जाएगा ई आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई आरपी ऑफ एनोड। मेरी बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर जब आप रिडक्शन पोटेंशियल्स को कैथोड एनोड के माइनस करेंगे तो सेल का ई आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करेंगे तो सेल का ई नॉट आ जाएगा। हाँ, वही होता है जैसे होता है। आप जरा अकल लगाते हैं, जो सेल आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, जो सेल आपको दे रखा है वो ये, इसका ई अगर इसके ई से माइनस कर दिया जाए, यानी इस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल से अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाए। और सर अभी तो आपने बताया था कि इन टर्म्स ऑफ ई, इसका ई इसके अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उसके ई के बराबर होगा, और इसका जो ई होगा इसके अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उसके ई के बराबर होगा। तुम समझना क्या कहना चाह रहे हैं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जरा समझिएगा बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आप जो सेल बनाते हैं वो सेल आपका ये है, जो सेल आपको दे रखा है वो सेल आपको दे रखा है ये एजी, जो सेल आपको दे रखा है वो ये है एजी ऑब्लिक एजीसीएल ऑब्लिक सीएल माइनस बी आर माइनस ऑब्लिक एजी बी आर ऑब्लिक एजी, ये आपको सेल दे रखा है, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूं, अगर मैं ये कहता हूं इन टर्म्स ऑफ ई, मैं ई नॉट की बात नहीं कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ ई, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इसको मैं लिखने जा रहा हूं, इस सेल को लिखने जा रहा हूं ये एजी ऑब्लिक एजी प्लस एनोड वाला, और इसको लिखने जा रहा हूं एजी प्लस कैथोड वाला ऑब्लिक एजी, इन टर्म्स ऑफ ई। बताइए जरा, बात समझ रहे हैं? मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। अगर तुम्हें इस सेल का ई चाहिए, ई सेल, तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे ई ऑफ कैथोड, कौन सा है कैथोड? बी आर माइनस ऑब्लिक एजी बी आर ऑब्लिक एजी, यानी दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का कैसे लिखोगे? ई ऑफ सीएल माइनस ऑब्लिक एजी सीएल ऑब्लिक एजी, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स यूज किए जाएंगे और इन दोनों को माइनस करके सेल का ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया चालाकी, मैंने ये किया कि मैं इसी सेल का ई सेल निकालूंगा इस तरह से। किस तरह से? इसका ई और इसका ई बराबर है, इन टर्म्स ऑफ ई ये दोनों बराबर है, और इसका ई और इसका ई बराबर है, तो अगर मैं इसके ई में से इसका ई माइनस कर दूं तो भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये दोनों वैल्यूज माइनस करके आंसर आएगा, तो इस वैल्यू और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इन दोनों को माइनस करके भी तो सेम आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसका ई माइनस करने के लिए आपको कैसे लिखना चाहिए? आपको लिखना चाहिए ई ऑफ कैथोड, हमारा कौन सा है? एजी प्लस कैथोड वाला ऑब्लिक एजी, माइनस ई ऑफ एजी प्लस एनोड वाला ऑब्लिक एजी। समझिए, यानी दोनों के ईएमएफ को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा ये आंसर तैयार हो जाने वाला है।
समझ रहे हो बात को? और ये काम करना मेरे लिए बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने इस मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ ई, तो अब मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बात यह है कि मुझे अपने इस सेल का रिएक्शन लिखना बहुत आसान लगता है। और मजे की बात क्या है, अब मुझे इस इलेक्ट्रोड का, इस सेल का ई नॉट नहीं निकालना है, क्योंकि सर अब ये कंसंट्रेशन सेल है और कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट 0 होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा अकल वाली बात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक तरीका खत्म हो चुका है, मतलब समझो, तुम चाहो तो तरीका हो चुका है सर। ये आपने आंसर बता दिया, इस सवाल का आंसर लिखने का तरीका में समझ में आ गया। इस सवाल को सर ये ई नॉट निकाला, सर ये हमने इक्वेशन लिखी सेल की और नस लगा दिया, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। सर ये फिर दोबारा क्या बात कर रहे हैं? दोबारा ये कर रहे हैं कि ये सब कुछ मत करते, बहुत अकल लगाते, क्योंकि तुमसे सेल का ईएमएफ पूछा गया है। तो बात हमारी हुई थी अभी कि ईएमएफ के टर्म्स में ये बातें इंपॉर्टेंट थी कि इस मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो एक्चुअली मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन टर्म्स ऑफ ई नॉट वैल्यूज दे आर नॉट सेम, बट इन टर्म्स ऑफ ई वैल्यूज दे आर सेम। समझ लो बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा ईएमएफ है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो जो मेरा ईएमएफ है, अगर तुम्हें सेल का ई निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है, ईएमएफ निकालना है एक्चुअल, तो ऐसे में आप अपने मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड एज्यूम कर लीजिए, बात ही खत्म करिए। क्यों? क्योंकि ई के टर्म्स में दोनों बातें सेम होती। समझ रहे हो? तो यानी मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड अब खत्म हो चुका है। अब कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया? एक तरफ मेटल मेटल आयन है, एक तरफ मेटल मेटल आयन है, और हमें पता है कि इस मेटल मेटल आयन इक्वेशन की, इस सेल की इक्वेशन होती है Ag प्लस कैथोड गिव्स Ag प्लस एनोड। बताओ समझे कैसे हुई? ये है सेल इक्वेशन। कैसे बनी सर? क्योंकि एनोडिक इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, Ag गिव्स Ag प्लस एनोड प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोडिक इक्वेशन Ag प्लस कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। क्लियर है? ये समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैं ये सेल अज्यूम करता, ये सेल, तो इस सेल का तो ई नॉट भी नहीं निकालना, क्योंकि ई नॉट तो 0, अरे दोनों ही तो ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag है, तो सर ई नॉट भी 0 होगा सेल का। और सेल इक्वेशन आपने जो दे रखी है उस पर नस लगा देंगे तो सीधे ईएमएफ आ जाएगा। अरे लेकिन सर वो ईएमएफ इसका आएगा ना, तुम्हें तो इसका ही निकालना है। अरे तो ई की वैल्यूज दोनों सेम होंगी भाई, मेरी बात समझ रहे हो? तो जब कभी भी इन टर्म्स ऑफ ई बात करनी हो, ये लीजिए अब एक ही लाइन में आंसर निकाल देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कैथोड। दिख रहा है नेक्स्ट इक्वेशन? ई नॉट क्या होगा सर? ये तो कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट क्या होता है? 0। कंसंट्रेशन सेल तो ये तो नहीं है जो दे रखा है, हाँ ये नहीं है सर, लेकिन मैंने अपने इस इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ई के टर्म्स में दोनों बातें सेम है। अपने इस इलेक्ट्रोड को भी मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ई के टर्म्स में दोनों बातें सेम है सर, और क्योंकि दोनों मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड सेम है, तो इसलिए ई नॉट वैल्यू 0 होगी। नाउ दिस इज अ कंसंट्रेशन सेल, सर इसका ई नॉट 0 है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एनोड वाली सर वो KSP ऑफ AgCl से निकल आएगी, और Ag प्लस कैथोड वाली हमारी, जरा समझना बात को, Ag प्लस एनोड वाली कितनी मैं लिख देता हूं, Ag प्लस कैथोड होगा यहां वाला, तो वो होगा KSP ऑफ AgBr डिवाइडेड बाय Br माइनस, और ये वाली एनोड वाली कितनी होगी, KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय Cl माइनस। आप चेक कर लीजिए, ये आंसर सेम बनने वाला है। जो ई सेल अभी आपने यहां निकाला था वो सेम आंसर आपका यहां भी आने वाला। जो ई सेल अभी आपने ये निकाला है वो सेम ई सेल आपका यहां से भी बनने वाला है। आप चेक कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके, समझिए? यानी ये है आपका ई सेल, और ये कितनी आसानी से कर लिया। सिर्फ एक करना, मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं। कौन कौन सी? अपने इस इलेक्ट्रोड को ये बना दिया, यानी ये मेरा सेल है। तुम्हारा सवाल ये था, मैंने अपने सवाल को चेंज कर लिया, क्योंकि ई के टर्म्स में मेरा सवाल और तुम्हारा सवाल सेम, और उससे फायदा ये हो गया कि ना मुझे अब सेल इक्वेशन लिखने में तकलीफ होती है, ना मुझे ई नॉट निकालने में तकलीफ होती। याद है वो 2 टर्म जो रिमेंबर करने के लिए कहे गए थे, उन दोनों की जरूरत ही नहीं है सर। सिर्फ तीसरी इक्वेशन से तीसरी टर्म जो रिमेंबर करने के लिए कहा गया था, याद करने के लिए कहा गया था, उसी से मेरा काम चल रहा है। क्योंकि ये मेटल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड्स वो खास इलेक्ट्रोड्स हैं जो ई नॉट के टर्म्स में तो मेटल 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 के साथ बराबर नहीं होते, लेकिन वो जब ई के टर्म्स में बात की जाती है तो वो मेटल मेटल एनायन इलेक्ट्रोड जैसे ही कंसीडर किए जाते हैं। समझो?
क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। ये देखिए सरफेस केमिस्ट्री का सवाल है, एडवांस लेवल पर पूछा गया और मुझे ऐसा लगता है कि सरफेस केमिस्ट्री पे सवाल सीधे सीधे एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो चाहे वो एडवांस लेवल की बात की जाए, चाहे वो मेंस लेवल की बात की जाए, बिल्कुल सीधा सीधा होता है, मतलब कहीं कोई झंझट नहीं, तरीके से तमीज से पढ़ डालना और सवाल हो जाए। अब जैसे यहाँ पर भी तुम देखो तो उन्होंने एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, केमिजॉर्प्शन को या फिजियोजॉर्प्शन को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, तो बहुत सीधा सा है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ ये बात कि अगर मैं फिजियोजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन की बात करूँ तो बिल्कुल सीधी सीधी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हैं। आप उनको कंपेयर करेंगे तो साफ समझ में आता है कि प्रोसेस तो दोनों ही एक्सोथर्मिक अज्यूम किए जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, फिजियोजॉर्प्शन में सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शंस हैं और केमिजॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए कहा जाता है केमिजॉर्प्शन यूनिमॉलिकुलर लेयर बनाता है, यूनिमॉलिकुलर लेयर, क्योंकि जब बॉन्ड बन गया तो तुम्हारे साथ किसी और के साथ बॉन्ड थोड़ी ना बनाएंगे, तो एक बार जो बॉन्ड बन गया बात खत्म। फिजियोजॉर्प्शन में एक फिजिकल इंटरेक्शन है जो दूर दूर तक चलता है, तुम्हें अट्रैक्ट करेंगे हम, थोड़ा उस आगे वाले को थोड़ा कम करेंगे, उसके पीछे वाले को थोड़ा और कम करेंगे, तो यानी वो मल्टी लेयर बन सकती, या यहां तो अब मोनो लेयर ही तैयार होने वाली। यानी इंफॉर्मेशन अगर सवाल की बात करें तो उनका पहला ऑप्शन ये है कि केमिजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन अ यूनिमॉलिकुलर लेयर। पता नहीं क्यों ये तो मुझे सही लगता है, यानी यूनिमॉलिकुलर लेयर की अगर आप बात करें तो बात तो सही है। इंथैल्पी चेंज जो होगा वो फिजियोजॉर्प्शन का 100 से 140 होगा। इसमें थोड़ा सा शक लगता है क्योंकि फिजियोजॉर्प्शन में जो एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होती है वो 20 के आसपास होती है, जबकि ये काम अगर आप केमिजॉर्प्शंस की बात करें जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशंस हैं, उस केस में देखें तो ये एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। प्रोसेस दोनों ही एक्सोथर्मिक है बट ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारा केमिजॉर्प्शन होगा, तो मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। और अगर ये ऑप्शन गड़बड़ है तो इसका मतलब ये हुआ इसको क्रॉस कर देते हैं। केमिजॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक, माय गॉड, ये भी मुझे सही नहीं लगता। लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस, ये फिर भी कुछ ठीक लगता है क्योंकि फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रोसेस के लिए कहा जा सकता है, एक जनरल स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि टेम्परेचर को कम करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता, लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तब तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है एकदम कि आप जो फिजिकल फिजियोजॉर्प्शन प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने से फिजियोजॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर को घटाने से फिजियोजॉर्प्शन बढ़ेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं फिजियोजॉर्प्शन की बात कर रहा हूं तो मुझे ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि अगर मान लीजिए मैं एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर को लेकर कोई ग्राफ बनाना चाहूं तो बिल्कुल साफ समझ में आता है। ये ग्राफ अगर आप बनाए तो फिजियोजॉर्प्शन में बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई देता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये ग्राफ आपका बर्बाद होता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ाएंगे एक्स बाई एम घटता जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही चीज ये फिजियोजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज केमिजॉर्प्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा फर्क है। ये कह रहे हैं केमिजॉर्प्शन में जब आप ये हरकत करते हैं तो थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है। क्या कि सर शुरू में ये ऐसे कुछ चलता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ ये अगर मैं आप एक्स बाई एम ले लेता हूं और ये टेम्परेचर ले लेता हूं तो शुरू में तो टेम्परेचर के बढ़ने से केमिजॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन बाद में इसको अपनी असलियत समझ में आती है, कहती है कैसे बातें कर रहे हो, बढ़ कैसे सकते हो, तुम्हें तो घटना पड़ेगा, तुम तो घटते ही हो। तो ये ऐसा क्यों होता है कि शुरू में बढ़ता है? ये जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है दिस इज फॉर केमिजॉर्प्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन है उसमें एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। आप बात समझ रहे हैं, तभी तो हम आप आपस में बॉन्ड बनाएंगे जब हम एक्टिवेटेड फॉर्म में होंगे। तो उस अगर एक्टिवेशन की आपको जरूरत है या बॉन्ड ब्रेकेज करके आपको नए बॉन्ड्स बनाने, तो ऐसे में शुरुआत में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती। तो शुरू में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बड़ा खुश होते, चलो चलो बॉन्ड बनाएंगे, चलो चलो बॉन्ड, यानी केमिजॉर्प्शन मजेदार चलता है। लेकिन जब एक बार असलियत आ जाती है भैया बस करो, अब तो बन गया जो बनना था, अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फाइनली केमिजॉर्प्शन का स्तर गिरने लगेगा। तो ऐसे में केमिजॉर्प्शन प्रोसेस में तो टेम्परेचर बढ़ाने से शुरुआत में फायदा दिखता है, बाद में नॉर्मल चलता है, और फिजियोजॉर्प्शन में तो कोई झंझट ही नहीं है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं कि उनकी बैंड बजना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है लोअरिंग टेम्परेचर फेवर्स फिजियोजॉर्प्शन, ये भी मुझे ठीक लगता है। तो मुझे दो ऑप्शन इस सवाल के ठीक लगते हैं। मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सवाल बहुत सीधे सीधे पूछे गए हैं, अच्छे सवाल पूछे गए हैं, आप पूरे पूरे टॉपिक से रिलेट किए गए हैं। लेकिन अगर आप सरफेस केमिस्ट्री को तमीज से पढ़ के गए हैं, एक तरीके से पढ़ के गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ झंझट इसके अंदर नहीं। चलिए और बात करते हैं। देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल बनाया गया है, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए ये जो आपको किस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बारे में बात चल रही है, आप देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए। आयन, सॉल्ट, मेटल। अरे सर कितने बार की, तो वही हो गया सर। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये बड़ा पता नहीं क्यों आईटी वालों की बिल्कुल एकदम मुंह लगा सवाल है, मुंह लगे सवाल एकदम। आप समझ लीजिए आपके एग्जाम में भी अगर उसने टिपिकल या कोर सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूछा
आप कोड सवाल समझते हो ना, मतलब ई नॉट, ई नस्ट, फर्स्ट, वही इक्वेशन वगैरह वगैरह, तो आप समझ लीजिएगा आपको पक्का मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड फिर से दिखने वाला है, क्योंकि ये बड़े अच्छे सवाल बनते हैं और बड़े अच्छे। और अच्छी बात क्या है कि अब ये पुराने सवाल, इसलिए समझ रहे हो बात को, दोबारा आने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहां पर भी अगर मैं देखूं, मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना, मुझे जितना समझ में आता है वो ये कि अगर आपको इस इलेक्ट्रोड का ई चाहिए, यानी अगर आपको इस इलेक्ट्रोड का, जो हमें इलेक्ट्रोड दे रखा है, मुझे अगर आप इस इलेक्ट्रोड का ई निकालने के लिए कहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको ई निकाल के दे सकता हूं। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन पर जो आपने दी है, इस इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, खेल खत्म, बात खत्म। हाँ, ये जरूर है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए वो मुझे अपने हिसाब से समझनी पड़ेंगी। तो मुझे जो समझ में आता है वो ये कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड इक्वेशन पे लगानी पड़ती है, लेकिन उसके लिए ई नॉट चाहिए। अरे अभी ई नॉट की दिक्कत नहीं है सर, ई नॉट निकालना आता है कैसे सर? मुझे सेल इक्वेशन लिखनी आती है, इलेक्ट्रोड की इक्वेशन लिखनी आती है, ई नॉट की वैल्यू निकालनी आती है। अभी तो अभी आपने बताया था कि जब आप इस इक्वेशन की बात करें या इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो सबसे पहले तो सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा। तो Ag2S के सॉलिबिलिटी का इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा, दैट इज 2Ag प्लस प्लस सल्फाइड आयन। और दूसरा, जो भी Ag प्लस होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होंगे? Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन दोनों को जोड़कर ही सेल की इक्वेशन, सॉरी इलेक्ट्रोड की इक्वेशन तैयार होगी। एंड द इक्वेशन इज Ag2S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag प्लस S2 नेगेटिव। ये हमारी इक्वेशन, इलेक्ट्रोड की इक्वेशन। अब सर एक काम खत्म हो गया इलेक्ट्रोड की इक्वेशन का, अब आप ई नॉट बताइए ताकि नस्ट इक्वेशन लगा सकें। तो खत्म हो गया, तो अब आप ई नॉट निकालिए। अभी आपने बताया था कि इस तरह के इलेक्ट्रोड्स कौन से, मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो जो मेटल इन्वॉल्व है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में RT/NF ln KSP ऑफ सॉल्ट जोड़कर निकाला जाता है। ये अभी हमारी बात हो चुकी है। अब सर फिर वही वाली बात आती है, सर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास, बताइए आप इतने पढ़े लिखे, आपको ये सब याद करके जाना पड़ेगा कि ई नॉट कैसे निकलता है और इक्वेशन सेल की, इलेक्ट्रोड की कैसे बनती है। अब फिर वही सर नस्ट इक्वेशन लगाइए, आंसर आ जाए, खेल खत्म हो गया। चलिए नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रोड का ई निकालना है तो ई सल्फाइड ऑब्लिक Ag2S ऑब्लिक Ag इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सल्फाइड ऑब्लिक Ag2S ऑब्लिक Ag माइनस RT/NF ln, नस्ट इक्वेशन लगा रहे हैं तो इस इक्वेशन पर नस्ट लगेगी एंड दिस इज सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका। बस अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है। सर ये तो निकालना है, ई नॉट आप निकाल चुके हैं तो ये ऊपर से ई नॉट रख दीजिएगा। और सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, सर ये तमाम आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा पड़ा हुआ है सर, इसको यूज करके सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। बहुत आसान है, आप सब जानते हैं कि जो हमारा H2S है, इस H2S की दो K वैल्यूज होंगी, एक K1 वैल्यू और एक K2 वैल्यू। तो हमें ये पता है कि अगर मैं H2S की इक्वेशन की बात करूं तो जो H2S होगा वो होगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जो इस इक्विलिब्रियम की K वैल्यू होगी वो K1 इंटू K2 के बराबर होगी। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S कॉन्सेंट्रेशन। समझिए बात को। तो अब ऐसे में अगर मैं देखूं तो H2S की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बफर्ड सॉल्यूशन है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होगी। K1 K2 आपको सवाल में दे रखा है, इससे सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। और जैसे ही सल्फाइड पता चले सर यहां ठोक दीजिए, सब कुछ दे रखा है, खड़ाक से आंसर निकल के आएगा, ई तैयार। सर क्या मजदूरी करवा रहे हैं आप, हैं इतनी मजदूरी। अभी आपने कहा था कुछ अच्छा तरीका है, जब बात ई की चल रही हो, ई की, तो सर इतना क्या सोचना है, इसको मेटल मेटल आयन ही क्यों नहीं मान लेते आप? इसको मेटल मेटल आयन ही मान लेते ना सर तो काम चल जाता। आप समझिए, ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, ये जो इक्वेशन बनाई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है। आपको शायद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना था, ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन है ना, इसका उल्टा करेंगे बहरहाल। तो अब वो ही जानना चाह रहा है कि भाई अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इसको ई मान के कर लेते, हम इसको मेटल मेटल आयन मान के कर लेते। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यानी तब ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाता, अब बिल्कुल सेम तरीके से सवाल सॉल्व किया जाएगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये जो इलेक्ट्रोड आपने लिया था दैट इज Ag2S प्लस इलेक्ट्रॉन, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं, सवाल तुम अपने हिसाब से कर लेना, प्लस S2 माइनस। ये जो आपका इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का अगर मैं इस इलेक्ट्रोड को इन टर्म्स ऑफ ई इसमें कन्वर्ट कर दूं तो बताइए आपको क्या बुराई लगती। ये लीजिए आप,
नहीं सर मुझे कोई बुराई नहीं लगती, क्यों? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ई दे बोथ आर सेम। ई के टर्म्स में दोनों बातें सेम है सर, इसमें क्या सोचना है? ई के टर्म्स में ये दोनों चीजें सेम लगती हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ई के टर्म्स में बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो अगर आपको यही समझ में आता है कि ये दोनों बातें ठीक हैं, तब तो फिर सोचना ही नहीं है। अगर आप सीधे सीधे लिखना चाहें, ई इज इक्वल टू ई नॉट विच इज ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी माइनस आर टी बाई एफ ln 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। और ये जो Ag प्लस है वो आप कहां से निकाल के लाएंगे? ये Ag प्लस निकल के आएगा क्योंकि Ag प्लस होगा KSP डिवाइडेड बाय सल्फाइड आयन, जो कि आप निकाल लेंगे आसानी से अंडर रूट। क्लियर है? Ag2s को लिखोगे KSP के टर्म्स में तो ये Ag प्लस आ जाएगा। ये Ag प्लस उठा के यहां पुट कर दीजिएगा। ई नॉट आपको सवाल में दे रखा है, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करिएगा। ई नॉट आपको सवाल में दे रखा है, ई नॉट को यूज करिए, साथ में KSP को यूज करिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। इसमें कहीं कुछ इतनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, समझ रहे बात को? और फिर ई नॉट कैसे निकाला जाता है, फिर ई नॉट को यूज करेंगे, इक्वेशन को यूज करके ई कैसे निकाला जाएगा। सर अननेसेसरी इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड्स का सवाल अगर आता है तो इन टर्म्स ऑफ ई आप अपने मेटल सॉल्ट एंड आयन इलेक्ट्रोड को मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करके सिंपल इक्वेशन में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ई नॉट की कहीं भी चल रही है तो आप समझ लीजिएगा अब आप ये गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये माना था कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड अगर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता तो ईएमएफ ये देता, और वही ईएमएफ आप भी देंगे। लेकिन अगर बात ई नॉट की कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि हमारा तो कंसंट्रेशन सेल तैयार हो गया, ई नॉट जीरो। याद है अभी हमने जैसे किया था, उसका ई नॉट क्या लिया था? जीरो, जबकि एक्चुअल ई नॉट जो सेल दिया गया था सवाल में उसका ई नॉट जीरो नहीं था। यानी ई नॉट के टर्म्स में आप ये बेमानी नहीं कर सकते, ई के टर्म्स में ये बेमानी की जा सकती है, क्योंकि मेटल सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोड का जो ई नॉट होता है वो उसमें मेटल इन्वॉल्व जो होता है उसके ई नॉट के बराबर नहीं होता, लेकिन उसका ई वैल्यू इसमें जो मेटल मेटल इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व है उसके ई वैल्यू के बराबर होता है। अब देखो ये तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, सब समझाना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। ये KSP दे रखा है AGI का, जो कि तुम्हें चाहिए होगा। निकालना क्या है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस AG का ई नॉट दे रखा है, KSP दे रखा है, और इसका ओ माय गॉड। अब बताओ ये सवाल कौन कर पाएगा? अब ये सवाल फिर वही कर पाएगा जिसको ये बात पता है कि जो ई होता है ई नॉट ऑफ I माइनस ऑब्लिक AGI ऑब्लिक AG इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ AG प्लस ऑब्लिक AG माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ, जिसको वो इक्वेशन लिखनी आती है, जो कंसंट्रेशंस होंगी वो हमें निकालना क्या इसमें ई नॉट, सॉरी, तो ये तो हमने नस्ट इक्वेशन तो नहीं लगानी, तो ये जो हमने याद किया था प्लस किसके बराबर था, ये आ गया AG प्लस RT बाई एफ ln KSP। अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या दे रखा है। क्या हमें KSP गिवन है? हाँ सर गिवन है। क्या हमें ई नॉट वैल्यू गिवन है? हाँ ये भी गिवन है। तो क्या ये निकल आएगा? हाँ सर ये निकल आएगा। बताइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तैयार, खत्म। कितने सवाल लाइन से पूछ रहा है आप सोचिए, लाइन से सवाल, लाइन से सवाल सब। अब देखिए ये रिडक्शन, ये सवाल इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है। मेन बात इतनी है कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करना है। तो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझ लेंगे कि अगर नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में रिड्यूस करना है तो एन फैक्टर क्या है, ये हमारी नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन को आप इलेक्ट्रॉन देकर एनिलीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का पर मोल नाइट्रोबेंजीन से ट्रांसफर हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो बड़ा आसान है, आप देखिए इस बात को। अगर आप देखें तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, आप चेक कर सकते हैं बॉन्ड्स को तोड़कर, और यहां पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की स्टेट +3, तो +3 -3 में जा रहा है, तो इसका मतलब पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 का है। सो अल्टीमेटली जब आप n की वैल्यू रखेंगे तो ये 6 आएगा। कैसे निकाल लिया सर आपने इतनी जल्दी? तो आप भी ये काम कर सकते हैं, डंडा तोड़ा, इसको मिलेगा -2, इसको मिलेगा +2। समझ रहे हो बात को? ऐसे इधर तोड़ा, इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। अब जब आप बॉन्ड्स की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी -2 में होगा। आप समझ रहे, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में, तो -1 इसके ऊपर पहले से है,
ये है +1। इसी तरह से इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा -1, यहां आएगा कार्बन, यहां आएगा -1 और नीचे आएगा +1। दिस इज -1 एंड दिस इज +1। अब आप देख लीजिए नेट चार्ज क्या क्या आ रहा है। नेट चार्ज जो आएगा बॉन्ड को तोड़ने से कितना कितना आ रहा है, एक बार इसको साफ साफ लिख लेते हैं यार, एक बार साफ लिख लेते हैं। ये बना लेते हैं ऐसे और ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप बॉन्ड तोड़िए। अब आप जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो दो डंडे हैं, इसको -2 मिल जाएगा, इसको +2 मिल जाएगा, प्लस ऑलरेडी इसको तोड़ा तो इसको -1 मिल गया, इसको फिर से +1 मिल गया, इसको तोड़ा तो नीचे कार्बन है तो ये +1 हो जाएगा, नाइट्रोजन -1 हो जाएगा। तो देखो नेट चार्ज क्या आएगा, +1 और -1 ये तो मिलके कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो +2 और +1 बचेगा, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और वहां पर इसी तरह से तोड़ेंगे तो -3, यानी n वैल्यू 6 आएगी, और आप n वैल्यू 6 आएगी तो नाइट्रोबेंजीन का इक्विवेलेंट वेट जो भी कुछ होगा, वही जो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जो है, वेट इज इक्वल टू EIT बाय 96500 यूज करके आप वेट डिपोजिशन वगैरह को यूज करके करंट जो भी कुछ है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मेन इस सवाल का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही था कि आप नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद फिर लग रही है कि आप कुछ इससे मिलता जुलता, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से मिलता जुलता सवाल आपसे इस साल पूछा जाए। तो आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन एनिलीन प्रोड्यूस कर रहा है और इस प्रोसेस में 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पर मोल नाइट्रोबेंजीन देखने को मिल रहा। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात या फिर रिडॉक्स के अंदर एन फैक्टर कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ बात की जाएगी तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 है पर मोल नाइट्रोबेंजीन का। क्लियर है। तो ये बड़े आसान से सवाल हैं। मतलब अब जैसे अगर मैं फिर से एक सवाल लूं, जैसे अभी हमारी बात हुई थी फिजिक्स ऑप्शन के बारे में, तो आप बिल्कुल क्लियर है, अभी जैसे बात हुई थी फिजिक्स ऑप्शन के बारे में, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी फिजिक्स ऑप्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर कैसी बातें कर रहे हैं। अभी तो बात हुई थी कि फिजिक्स ऑप्शन तो बहुत सीधे तरीके से हमारा घट रहा है, यानी अभी हमारी बात हुई थी कि जब आप फिजिक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो ये जो भी अमाउंट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। यानी जैसे जैसे x/m की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका x/m कम होता जा रहा है। तो ये तो कहीं से भी नहीं उठता, और ये तो केमिज ऑप्शन के लिए भी नहीं बोलना चाहिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है हमारा केमिज ऑप्शन बढ़ता है। देखिए ये केमिज ऑप्शन के लिए बोला जा सकता है कि शुरुआती दौर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो केमिज ऑप्शन का रेट इंक्रीज करे। क्यों? क्योंकि सर वो बॉन्ड फॉर्मेशन की कहानी है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो शुरुआत में रिएक्शन लगती है कि हो रही है, तो अचानक केमिज ऑप्शन के प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से मान लीजिए आपका केमिज ऑप्शन बढ़ रहा है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसको पता चल जाता है कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, जो बॉन्ड बनने थे वो बन चुके, अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसे में फिर केमिज ऑप्शन का रेट वो घटने लगेगा। तो फिजिक्स ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कोई एक्टिवेशन कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे में तो बड़ा क्लियर है सर ये तो टेम्परेचर के साथ गिरेगा। लेकिन अगर यही हरकत आप केमिज ऑप्शन के लिए करते, जैसा अभी मैंने ग्राफ बनाया भी था, तो ये ग्राफ शुरुआत में बढ़ सकता है, बाद में ये आपको घटता हुआ ही नजर आए। क्लियर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कुछ सवाल हैं, और भी 2-4 सवाल हैं, आप इन सवालों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। आप कुछ सवालों की अगर प्रैक्टिस की जाए तो इन सवालों, अब जैसे ये वाला सवाल देखिए जरा कितना अच्छा सवाल है। अभी मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, केएसपी वैल्यूज का अगर ये ऑर्डर हो तो ई नॉट का क्या ऑर्डर होगा। अभी बात हुई थी हमारी ई नॉट ऑफ दिस सॉल्ट, दिस इलेक्ट्रोड इज ई नॉट ऑफ मेटल प्लस RT/Fln केएसपी। तो केएसपी के बढ़ने से ई बढ़ेगा, क्योंकि ई नॉट मेटल तो कॉमन ही है सब में, सिल्वर, तो जिसका केएसपी सबसे ज्यादा होगा उसी का ई नॉट वैल्यू, उसी इलेक्ट्रोड का ई नॉट सबसे बड़ा होगा। तो AgCl को सबसे पहले रख दीजिएगा, आप पता नहीं कहां पर है ये AgCl, सबसे यही आ जाएगा, ये देखिए। क्लियर है। तो सब लोग अब इसको कुछ सवाल और भी हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। हम लोगों ने जो ये सीरीज स्टार्ट की है इसमें जितनी भी कोशिश कर सकते हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि सारे सवाल करने हैं, या मेन रीजन ये नहीं था कि सब कुछ करना है। मेन रीजन ये था कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर 1-2 कॉन्सेप्ट भी सीख लिए जाए तो मजा आ जाए।
तो सब लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कर लें। आप मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एडवांस के पेपर के लिए खूब दिल से पढ़ाई करो और कोशिश करो कि खूब आसानी से आप अपनी तरफ से कोशिश करके देखो कि जो मुझे लगता है वो यही है कि अगर आप कूल होकर एक प्रॉपर तरीके के साथ पेपर देते हैं, आप जिसमें ये नहीं सोचेंगे कि हमें सारे सवाल सही करने हैं या ज्यादातर सवाल करने ही करने हैं। आप जानते हैं 40-50% पेपर भी जो बच्चा करके आएगा उसका भी बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए सवालों का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। किस सवाल में बहुत ज्यादा टाइम देना है, किस में कम टाइम देना है, ये सब चुनना ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। सब लोग बढ़िया तैयारी करो। उम्मीद करते हैं सब लोगों का बहुत बढ़िया सिलेक्शन होगा और इस बार एक जबरदस्त फंक्शन, एक जबरदस्त जोर शोर से उत्सव मनाया जाएगा हमारे एडवांस के रिजल्ट का। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।